ठीक है, तो वेलकम यू ऑल। GS5 का बुकलेट आज रिलीज करने का मुहूर्त है और नेता लोग लोकार्पण करते हैं ना। तो हमने सोचा आप लोगों से फीता कटवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ही लोग हमारे नेता हो, तो आप फीता काट दो GS5 का और हम आपको लोकार्पित कर देते हैं। ऐसे ही ना भाई, है ना। अब सोचा कि जिसके लिए है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो उन्हीं को बुला करके और आत्मार्पित, समर्पित, जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन की लास्ट वर्ड, वो सब करवा देता हूँ। थोड़ी सी ये जो बुकलेट है इसके बारे में बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये है GS5 की बुकलेट। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर की कंपाइलेशन में कोई खास रुचि अपनी थी नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने इसके उसमें प्रस्तावना भी लिखा भी है, एप्लीकेशन पे डाला है कि जब हम अग्नि परीक्षा के क्वेश्चन बना रहे थे तो हमें 10-15 क्वेश्चन बनाने में ना पूरी रात निकल जाती थी। एक टेस्ट का क्वेश्चन बनाने में हमारी पूरी रात जाती थी और वो 1 महीने तक हमने टीम के साथ मिलकर अग्नि परीक्षा के सवाल तैयार किए। तो हमें लगने लगा कि अगर हम सवाल को इतनी रिसर्च पर, इसीलिए इसका जो थीम टैगलाइन जो रखा है वो क्या रखा है पता है? PYQ तथा सिलेबस पर शोध करने के बाद शोध आधारित। ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन आंसर, दुनिया का सबसे महान क्वेश्चन, दुनिया का सबसे महान आंसर। पहली चीज़, ये दुनिया का सबसे महान आंसर है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। दुनिया का सबसे महान आंसर नहीं है। आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले ही बोल दे रहा हूँ। क्या दुनिया का सबसे महान क्वेश्चन है? तो ये दुनिया का वन ऑफ द महान क्वेश्चन है, वन ऑफ द महानेस्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अग्नि परीक्षा में पूरी रात निकल जाती थी एक टेस्ट के क्वेश्चन बनाने में। क्यों? PYQ खोलते थे, सिलेबस ओपन करते थे, UPSC का PYQ, UPSC का सिलेबस, और फिर देखते थे किस तरीके से उसने PYQ की थीम पे क्वेश्चन रिपीट किए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, UPSC से कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, वो सब करके तो हम अग्नि परीक्षा में क्वेश्चन बनाते थे। इसलिए मैंने कहा अग्नि परीक्षा के क्वेश्चन जरूर करके जाना, देख के जाना। अब इस GS5 में, ये तो GS5 से शुरुआत है, हमने अग्नि परीक्षा में जो भी टेस्ट करवाए, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ऐसे क्वेश्चंस और कुछ भागीरथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमने टेस्ट लिए, उनको कंपाइल करके हम GS6 भी आपको देने वाले हैं और GS4 में भी 2 फुल लेंथ, 1 सेक्शनल टेस्ट, यानी 50 क्वेश्चन अग्नि परीक्षा के और कुछ 30-40 क्वेश्चन और करके 70-80 क्वेश्चन आपको हम GS4 के भी दे देंगे, एथिक्स के। तो GS5, GS6, GS4 फिलहाल के लिए अपने विश लिस्ट में है और उम्मीद करेंगे GS3 भी आपको मिल जाए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो 4 बुकलेट हम आपको उपलब्ध कराना चाहेंगे। फिलहाल के लिए हमने शुरुआत की है GS5 से। क्यों? क्योंकि शुरुआत में GS5 का लेक्चर लेना सोचा था, जैसे बाकी सभी टॉपिक्स का, बाकी सभी पेपर्स का, सब टॉपिक्स का हमने लेक्चर लिया, उस पे कंटेंट शानदार बनाया, फिर आपको पढ़ाया। GS5 भी पढ़ाना चाहता था, एक-एक टॉपिक, एक-एक लेक्चर। पर एक बात खटकी, जो हमने PYQ मेंस शोध श्रृंखला रिलीज़ किया था GS5 का, उसमें हमें दिखा कि भाई GS5 तो कुछ और नहीं बल्कि GS1 का, GS3 का, GS2 का कहीं न कहीं वहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया है सिलेबस में। आप देखिए, खुद ही तय कर लीजिए। ये GS5 का सिलेबस है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, ठीक? और आप देखिए यहाँ पे GS1, 2, 3 में से क्या सिमिलर टॉपिक है। प्राचीन जो संस्कृति है उसमें आधुनिक काल के कला रूप, साहित्य, वास्तुकला, भई वही सब तो है। आप देखिए इधर भी वास्तुकला, रख-रखाव संग्रहालय, वही सब। वास्तुकला, संग्रहालय, कला, संस्कृति। ऐसे आप देखिए फ्रीडम फाइटर का कंट्रीब्यूशन इधर GS5 में दिया है, 1857 के पूर्व और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। और इधर भी तो है, GS5 में जो सवाल पूछा, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका, और यहाँ पे 1857 के संग्राम के वैचारिक आयाम, 1857 का जो क्रांति था वो ऐतिहासिक मोड़ था, ये सब दिया हुआ है। और सिलेबस में आप ये देखिए GS1 का सिलेबस क्या लिखा है, आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं 1757 से 1947 तक, देश के विभिन्न भागों से विभिन्न चरण और महत्वपूर्ण योगदान। कुल मिलाकर के बात क्या हो रही है, GS5 का सिलेबस लगभग 75% GS1-2 से मिलता जुलता है, थोड़ा 3 से मिलता जुलता है। आप यहीं पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ही देख लीजिए। GS5 में कह दिया उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको पूछ लिया, और ऑलरेडी उसने देखो यहाँ पे GS1 में पूछा हुआ है। ये कौन सा है? इधर GS1 to 3 है, ठीक है। उसने ऑलरेडी इसमें पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जबकि उसने GS5 में क्या पूछा है? GS5 में पूछा है
स्वतंत्रता समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इधर GS5 में सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, उधर GS1 में सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उसने क्या किया है 2023 के बाद से कि भाई वो सिलेबस उठा करके GS5 में डाल दिया, तो अब हो सकता है उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक थोड़ा सा कम पूछे, लेकिन कुल मिलाकर के सिलेबस तो वैसे ही रहने वाला है। तो फिर जब इतनी सिमिलरिटीज़ थी, इतने ओवरलैपिंग्स थी, तो हमने ऐसे यहीं पे लिख लीजिए, GS2 के सिलेबस में लिखा हुआ है संसद और राज्य विधानमंडल, संरचना, कार्य और उनके फंक्शनिंग, विशेष अधिकार, जबकि GS5 में लिखा है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। अरे भाई, जब हम आपको संसद पढ़ाएंगे, जो कि स्टेटिक टॉपिक है, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो संसद पढ़ाने के साथ साथ आपको हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम प्रेसिडेंट के फंक्शन बताएंगे और गवर्नर को छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, हाई कोर्ट छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी है प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ाएंगे और CM के बारे में छोड़ देंगे। तो भारत में जो वेस्टमिनिस्टर का जो मॉडल है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भारत में, जिस तरीके की डेमोक्रेसी है, उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर पार्लियामेंट में है, वही लगभग स्टेट लेजिस्लेचर में है। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें बताया कि राज्यों को क्या अधिकार दिया गया है, उनके क्या चैलेंजेस हैं। तो कुल मिलाकर के ये इतना ओवरलैपिंग करने वाले टॉपिक्स हैं कि स्पेशली GS5 पे उन पे लेक्चर लेना गधा मजदूरी करना है, ठीक। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर नहीं पढ़ाओगे GS5 को एक एक टॉपिक लेक्चर, तो करोगे क्या मास्टर? तो करेंगे ये कि सिलेबस उठाएंगे GS5 का और देखेंगे सवाल किस तरह से पूछा है उसने। GS5 में सिर्फ नहीं, क्योंकि GS5 में तो सिर्फ एक ही बार पूछा है 2023 में अब तक। GS5 के साथ साथ GS1 में क्या सवाल पूछा है, GS3 में क्या सवाल पूछा है, GS2 में क्या सवाल पूछा है, 1, 2, 3, 5, इन चारों की PYQ को उठाया मैंने और उस पर क्वेश्चन फ्रेम किए, ठीक। तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया, आइए दिखाते हैं आपको। ये शोध श्रृंखला है, ऊपर जो हमारी GS5 की, उसको अटैच कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आपको देखना है क्वेश्चन आंसर। अब इंडेक्स है, इधर सिलेबस लिखा हुआ है, एक एक टॉपिक उठाया है और उन टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। आधार क्या रहा है? PYQ आधार रहा है। कौन सा PYQ? GS1 से लेकर के 2, 3 और 5 का। इनकी PYQ को देखा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले समय में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी लिहाज से क्वेश्चन फ्रेम किए। तो क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रेडिक्टेबल है। प्लीज़ क्वेश्चन तो कम से कम देख ही लेना, ये आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है। आंसर देखो मत देखो, क्वेश्चन देख लेना ताकि आप सेंसिटाइज्ड रहो, अवेयर रहो, ठीक। अब कोई भी ले लो, चलो एक आर्ट एंड कल्चर का ले लो। अब पहला जो टॉपिक था आपका, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास तो पूछ लिया। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थित जो प्रमुख प्रागैतिहासिक काल के स्थल हैं और हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं, उनका विवरण दे दीजिए, क्योंकि उस सिलेबस में साफ साफ पूछ रहा है। उसके लिए क्या किया है हमारी टीम ने कि भाई हाथ से एक मैप बना दिया है ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो। आप ऐसा मैप वहाँ पे जाके, वहाँ पे ऐसे बीच में मैप मत बनाना। यहाँ बीच में मैप बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि डिजाइनिंग करने में दिक्कत होती, सुंदर नहीं दिखता, वहाँ साइड में बना देना। फिर उसके बाद में चरण बताया, प्रमुख स्थल बता दिया, उनकी विशेषताएं बता दी, स्रोत बता दिया और उनकी कुछ आर्गूमेंट दे दिया कि क्या क्या है, उनकी क्या क्या योगदान है। इंट्रो डाल दिया, कंक्लूजन डाल दिया, खत्म कर दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में वैदिक कालों में प्राचीन नगरों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का वर्णन कीजिए। अब ये सवाल क्यों पूछा? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि सिलेबस में आपके दिया हुआ था कि भाई उत्तर प्रदेश में प्राचीन नगर। अब प्राचीन नगर पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने प्राचीन नगर पे इससे पहले GS1 में सवाल पूछा हुआ है, तो हमने प्राचीन नगर को शामिल कर लिया। अब प्राचीन नगर को तो शामिल किया, लेकिन प्राचीन नगर में कौन सा प्राचीन नगर? तो हमने कहा भाई प्राचीन नगर में हम वैदिक काल को शामिल कर लेंगे पहले, और उसमें हम सिर्फ प्राचीन नगर की विशेषता नहीं पूछेंगे, उसकी सामाजिक विशेषता भी पूछेंगे, सांस्कृतिक विशेषता भी, आर्थिक विशेषता भी, ताकि किसी भी एस्पेक्ट में अगर सवाल पूछ ले तो आप कर पाओ। उसी का आंसर दिया हुआ है, 2-2 पेज में आंसर देने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब GS2 से जो इंस्पायर्ड टॉपिक हैं जरा उनको भी देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र, चर्चा कीजिए, PYQ से इंस्पायर्ड, ठीक है। थोड़ा डिटेल में आज क्योंकि लॉन्च करना है तो बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन बैठेंगे जब हम इस पर चर्चा करेंगे, इस मॉडल आंसर पे हम चर्चा भी करने वाले हैं ना आपके साथ, तो बताएंगे कि किस तरीके से उसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ के फॉर्म में, उसी को हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है आने वाले समय में। अब और देखिए, इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार GS5 के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जिस टॉपिक पे हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन। जैसे अयोध्या में राम मंदिर की वास्तुगत विशेषताएं हमने पूछी। ये क्यों पूछा है?
चूंकि टॉपिक में लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा है कि वास्तुगत विशेषता आपको बतानी है, आर्किटेक्चर जो भी है यूपी का। अब प्राचीन आर्किटेक्चर पे तो सवाल पूछता ही रहा है, लेकिन राम मंदिर में इतने फीचर्स हैं, इतना प्रसिद्ध है और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने सोचा कि राम मंदिर पे सवाल पूछ ही लेते। नहीं पूछेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नागर शैली में ही सेम चीज़ झोंक के चले आना एग्जाम्पल देके, ठीक है, चूंकि नागर शैली में बना हुआ है इसलिए पूछ लिया, ठीक। इसी बहाने आपका नागर शैली तैयार हो गया, तो नागर शैली भी तैयार हो गया, राम मंदिर भी तैयार हो गया, ठीक। प्रमुख संग्रहालय सिलेबस में आपके दिया हुआ है, इसको खोल लेते हैं यहाँ पे। वास्तुकला पे सवाल पूछ लिया, अब संग्रहालय कह रहा है, तो जब उसने संग्रहालय बोला तो हमने प्रमुख संग्रहालय पे सवाल पूछ लिया। स्पेसिफिक पूछने की बजाय, चूंकि यूपी में ऐसा कोई स्पेसिफिक संग्रहालय नहीं दिखता है जिसके बारे में सीधा सवाल पूछा जाए। कोई त्रिमूर्ति तीन मूर्ति भवन का कोई संग्रहालय थोड़े सवाल पूछ रहा है, या कोई मैडम तुसाद जैसा कोई म्यूजियम थोड़े वहाँ पे है। तो ओवरऑल संग्रहालय से पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संग्रहालय तथा पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विरासतों के संरक्षणों के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें 3 डायमेंशन बन गया। इंपॉर्टेंट संग्रहालय क्या है, ये पुरातात्विक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण विरासत है उनके संरक्षण के क्या प्रयास उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये पूछ लिया। क्यों पूछा, चूंकि इसमें देखिए आप, सवाल उसने पूछा हुआ है, क्या पूछा है, आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषता बताइए। तो आगरा के स्मारक की वास्तुगत विशेषता अगर उसने पूछा हुआ है तो निश्चित तौर पे हमने ओवरऑल पूछ लिया, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है इस पे भी सवाल पूछ लिया। उसने नागर शैली पे सवाल पूछा हुआ है, तो नागर शैली पे सवाल अगर पूछा है तो फिर से नागर पूछेगा नहीं, क्योंकि सवाल यूपी स्पेशल से आना है, सवाल GS 5 से आना है, इसलिए बेसर और द्रविड़ पूछेगा नहीं। पूछेगा तो नागर पूछेगा। एक बार 2023 में नागर उसने पूछ लिया है GS 1 में, तो जब एक बार नागर पूछ लिया है तो बेटर रहेगा कि हम आपसे राम मंदिर पूछ लें, ठीक है, चूंकि इंपॉर्टेंट है वो। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, इसको हम पढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे। ये एक और जेनरिक क्वेश्चन पूछ लिया, वास्तुकला की दृष्टि से उत्तर प्रदेश समृद्ध राज्य है, स्पष्ट करें। मुगल काल पे भी पूछ लिया है, क्योंकि आगरा पूछा है इसने। यहाँ पे देखो, आगरा के स्मारक की वास्तुगत विशेषता पूछा हुआ है। किसमें पूछा है, ये पूछा है GS 5 में। तो आगरा पूछा है तो हमने क्या किया, एक जनरल सवाल आपसे पूछ लिया। क्यों जनरल सवाल पूछ लिया, क्योंकि मुगल कालीन जो वास्तुकला है, अगर मुगल कालीन वास्तुकला हमने आपसे पूछ लिया और सवाल उसने ताजमहल पे भी दे दिया, उसने सवाल आगरा पे भी दे दिया, तो भी कम से कम आपके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए रहेगा। अदरवाइज ऐसे कहेंगे तो फिर पता लगेगा एक बार फतेहपुर सीकरी पे सवाल पूछना पड़ेगा, फिर आगरा पे पूछना पड़ेगा, फिर हमें इलाहाबाद फोर्ट पे पूछना पड़ेगा, फिर तो ऐसे भाई तो 50 क्वेश्चन खाली इसी पे हो जाएंगे। तो ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है नहीं ज़्यादा। इससे अच्छा है मुगल कालीन वास्तुकला पे पूछ लो भाई, आपको पता रहेगा किस तरीके के डोम थे, पित्तादुरा शैली क्या थी, आप झोंकते नहीं का भाई, बेसिक बेसिक तो आपको पता ही रहता है, ठीक है। ऐसे फिर आगे देखिए, ये है असहयोग आंदोलन वाला, कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, यानी 1857 के पहले की क्रांति और उसके बाद की क्रांति में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। अब ये सवाल उसने पूछा है GS 5 में, जो उसने पूछा GS 5 में क्या पूछा, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी। जबकि GS 1 में उसने पूछा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जो था 1857 का, उसके जो वैचारिक आयाम थे, उसके जो आइडियोलॉजिकल जो डायमेंशंस थे, उनके बारे में सवाल पूछा। तो हमने आपसे इस पर क्या पूछा, उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति का एपिसेंटर था, उत्तर प्रदेश की 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो पहला सवाल पूछा कि भाई उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति का अभिकेंद्र था, एपिसेंटर था। ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन है, और जो लैंडमार्क है, जो एक उन्होंने वो लिया, पैमाना लिया, वो 1857 लिया। उसके पहले का पूछा, उसके बाद का पूछा, तो वो भी शामिल हो ही गया। तो मुझे लगा कि भाई 1857 की जो क्रांति है, सबसे पहला सवाल उसी पे पूछ लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन कैसा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसको पूछने की बजाय कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश भाई इसकी एपिसेंटर ही था, सबसे ज़्यादा गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो क्या भूमिका थी ओवरऑल, इस पर आंसर कर दो आप। ये सवाल पूछ लिया। फिर उसके बाद आपसे पूछा महत्वपूर्ण आंदोलन कह रहा है 1857 के बाद और उसके पहले, तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों पूछा, क्योंकि असहयोग आंदोलन उसने पूछा हुआ है। अगर असहयोग आंदोलन उसने पूछा हुआ है GS 5 में साल 2023 में ही उसने असहयोग आंदोलन पूछा हुआ है, तो हमने क्या किया कि आपसे भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया। क्योंकि असहयोग आंदोलन 23 में पूछा है, तो 24 में फिर से असहयोग आंदोलन पूछेगा, इसकी संभावना काफी कम है, तो वो पूछ लिया। और क्या पूछा कि उत्तर प्रदेश तथा इसके प्रमुख क्रांतिकारियों की भूमिका का विवेचना कीजिए, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में यूपी का क्या रोल था और इसके इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका क्या रोल था, उसकी विवेचना करनी। तो इसी पे आंसर बना दिया, एक इंट्रो हो गया, उत्तर प्रदेश की पहले भूमिका बता दिया कि आंदोलन का प्रभाव कहाँ तक था,
जन भागीदारी कैसी थी, समानांतर सरकारें कैसी थी, प्रशासनिक मशीनरी कैसी थी। फिर प्रमुख जो क्रांतिकारी नेता थे उसमें से 3-4 का नाम आप लिख दीजिए। चित्तू पांडे थे, राम मनोहर लोहिया थे, टंडन थे, वल्लभ पंत थे, ये सब थे। घटनाएं प्रमुख कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ थी, क्या क्या हुआ, निष्कर्ष लिख देने का। ठीक है। फिर ऐसे प्रमुख आंदोलन और उसके आंदोलनकारी पे सवाल है, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो मुझे लगा कि भाई अब कृषि सुधार पर और किसान आंदोलन पे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उसने पर्सनालिटी ओरिएंटेड सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि बाबा राम सिंह का योगदान क्या था, यहाँ पे पूछा है उसने। एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। तो बाबा रामचंद्र एक किसान नेता थे, और किसान नेता पे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपके GS5 में सिलेबस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व। तो उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व, ये सवाल उसने पूछा। GS1 में महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे, देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदान और योगदानकर्ता, यानी पर्सनालिटी ओरिएंटेड भी है और घटना ओरिएंटेड भी है। और यूपी के GS5 में उसने पूछ लिया बाबा रामचंद्र की उपलब्धि, और जबकि GS1 में क्या पूछ लिया? सर सैयद अहमद खान। फिलहाल की सर सैयद अहमद खान नहीं आएगा, बाबा रामचंद्र नहीं आएगा। क्या आ सकता है? तो हमने पूरा जो किसान आंदोलन है वो पूछ लिया पहले, कृषि सुधारों के हेतु जो कुछ भी उत्तर प्रदेश ने किया, जो भी आंदोलन चला है वो पूछ लिया। और उसके बाद में जो पूछा है नेक्स्ट टॉपिक पे, काकोरी ट्रेन एक्शन पूछ लिया। आपने अभी बोला था ना, काकोरी ट्रेन एक्शन आ चुका है, आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया, काकोरी कांड जो हम कहते थे उसको ट्रेन एक्शन कह दिया। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सवाल जो फ्रेम किया वो फ्रेम ऐसे किया कि काकोरी ट्रेन एक्शन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी विचारधारा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। विवेचना कीजिए। और ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि भाई काकोरी ट्रेन एक्शन पे सीधा सीधा सवाल अगर नहीं आया, मान लो नहीं आया, क्योंकि 2023 बबली बबली बातें करने का साल था, है ना, वो हनीमून पीरियड था GS5 और 6 का। तो GS5 और 6 पे बहुत आसान सवाल पूछे गए, ये चलो ये स्कीम बता दो, ये पॉलिसी बता दो, ये घटना बता दो। अब 2024 में अगर वो थोड़ा प्रो हो जाए, थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन हो जाए, तो क्या करोगे तुम? तो सोचा कि भाई अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट जो PYQ है उसको रेप्लिकेट नहीं करना, बल्कि PYQ से एक कदम आगे रहना है, प्रो रहना है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन पे सवाल तो पूछा, लेकिन ये क्रांतिकारी विचारधारा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। इट वॉज ऑब्वियस एक्सप्रेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है, ताकि अगर सवाल पूछ ले कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो 1920 जो 30s में, अभी विजय सर पढ़ा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना उनके लेक्चर्स। इज रियली 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 वेरी वेरी कैपेबल टीचर। तो मॉडर्न जो इंडिया है उसको ठीक से पढ़ लेना, प्रीलिम वाले, मेंस वाले तो ध्यान मत दो, लेकिन प्रीलिम वाले जरूर पढ़ लेना, एक बार मेंस हो जाए तो भी पढ़ लेना। तो क्रांतिकारी आंदोलन वो उस दिन समझा रहे थे कि भाई उसका जो अंडर करंट था पहले से चला आ रहा था, और जिसका एक्सप्रेशन 20 और 30 में दिखाई देता है। तो 20 और 30 में जम करके दिखाई देता है, स्वाभाविक तौर पे दिखाई देता है, क्योंकि उसको दिखना ही था, क्योंकि अंडर करंट पहले से चला आ रहा था। तो इसलिए इस सवाल को थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लिया, काकोरी ट्रेन एक्शन तो शामिल कर ही लिया है, और उस पर फिर आप अभिव्यक्ति कैसे, वो सब डायमेंशन दे दिया है, पॉइंट वाइज दिया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, और एक एक लाइन का खाली आंसर है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बोल वचन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में आयोजित जो कांग्रेस के सेशन थे उसमें ले देकर के कुछ ही सेशन यूपी में हुए, ऐसा तो है नहीं कि 100 सेशन यूपी में हुए, और उनमें से 2-3 ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लखनऊ पैक्ट जब हुआ था, और फैजपुर का भी अधिवेशन वही हुआ था ना, यूपी में ही ना। हाँ सर। जैसे इंपॉर्टेंट क्या था, लखनऊ था एक, कानपुर वाराणसी और का फैजपुर। 1905 तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 आपको पता होना चाहिए, इसको डाल दिया। अब जैसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी है, सुविख्यात, और वो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के, ये टॉपिक है। तो जब ये टॉपिक है मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन होंगे? बहुत स्वाभाविक है कि वो नेहरू पे सवाल नहीं पूछेगा कि नेहरू सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता हो गए, अब उन पे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके बारे में सबको आता है और वो पॉलिटिकली थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए नहीं पूछेगा। उनके बारे में सवाल ज्यादा पूछेगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया और अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया देश के लिए। जैसे आपको पता है राजेंद्र लाहिड़ी पर कुछ स्मारक वगैरह बन रहा था, शायद उनको गुंडा जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खान पे पूछ सकता है। चंद्रशेखर आजाद
जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया उन पे सवाल पूछ सकता है, राम प्रसाद बिस्मिल पे सवाल पूछ सकता है, पंत और नायडू पे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी डाल दिया है ताकि 100 साल में एक बार भी आने के चांस हो तो आप कर लो, फटाफट देख लेना। लेकिन इन 3 पे और ये चौथे पे आने की संभावना ठीक ठाक है अगर पूछेगा सवाल इस तरीके से तो इसलिए इनको हमने एक साथ ही एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया। ऐसे उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रमुख जो नेता थे उसमें महिला नेताओं की क्या भूमिका था ये भी पूछ लिया, क्योंकि क्या पता उसने इस तरीके से कुछ दिमाग लगा दिया कि महिला नेताओं पे चलो पूछ लेते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में थोड़ा सा सेंसिटाइज करते हैं। बिपिन चंद्रा ने क्या कहा, महिला राष्ट्रवादियों ने, भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रवाद की लौ को सिर्फ जलाया ही नहीं, उसे जन आंदोलन में बदल दिया। इस तरीके की कैची लाइन्स भी आप लिख सकते हैं वहां पे। अभी डिटेल ही होता जा रहा है तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, गांव के मुद्दे, शहर के मुद्दे, जनजाति के मुद्दे। और ये जो इंस्पायर्ड है वो भारतीय जो समाज है और संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताओं से इंस्पायर्ड है। समाज कैसा है भारत, प्लूरल सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, जहाँ पे ट्राइब्स भी रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज रहती हैं। संस्कृति, अरे संस्कृति भाई लोक कला, नृत्य, साहित्य, त्योहार, मेले, संस्कृति ही तो है, और क्या है, संस्कृति है ना। तो GS1 से सीधा सीधा इंस्पायर्ड है, चेप दिया उसने कॉपी पेस्ट, उसको लगता है किसी को आता ही नहीं। नया मतलब आप पुरानी शराब नई बोतल में परोस देंगे तो क्या शराब का टेस्ट बदल जाएगा, नशा बदल जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन अब उनको मार पीट के बनाना था और ऐसे ही बल्कि करना था, भाई इसे अच्छा मैनेजमेंट डाल देते। मैं बार बार कह रहा हूँ GS5 और GS6 का पेपर सबसे बड़ा फ्रॉड है, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मैनेजमेंट डाल देते आप, कुछ तो पढ़ लेते लोग, कुछ तो सीख लेते, इससे अच्छा रीजनिंग डाल देते, कुछ तो एप्टीट्यूड बन जाता उनका। लेकिन नहीं, बाबू लोगों को सिलेबस बनाना होता है तो एकेडमिक दृष्टि से सोचेंगे नहीं। तो ये हो गया, तो GS1 से इंस्पायर्ड था। अब उसने सवाल पूछा हुआ है, क्या सवाल पूछा है मित्र, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जातिगत पदानुक्रम पे, क्योंकि पूछा है उसने जातीय जनजातीय मुद्दे, शहरी ग्रामीण प्रॉब्लम, ये सब। तो अगर उसने जातिगत पदानुक्रम पे सवाल पूछा हुआ है तो अगली बार क्या सवाल पूछ सकता है, अगली बार वो ट्राइब पे पूछ सकता है, महिलाओं पे पूछ सकता है, संस्कृति पे पूछ सकता है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन हमने फ्रेम कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा करो। ले देकर के कुछ ही जनजाति है उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस, GS1 का सोसाइटी है पूरा पूरा, ठीक है, वो कर दो। बजट वगैरह का हमने डेटा डाल दिया है। फिर सिलेबस में था शहरीकरण, यहाँ पे देखो शहरी और जनजातीय मुद्दे, ग्रामीण और जनजातीय मुद्दे। तो शहरों में उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से कम शहरीकरण जातिवाद तथा जातिगत भेदभाव का प्रमुख कारण है, विवेचना कीजिए। उसको लिंक कर दिया आपको सोसाइटी के एंगल से, इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर दिखे तो आप छक्का मार देना। फिर उसने पूछा हुआ है, क्या पूछा है मित्र, उसने संस्कृति पे क्या सवाल पूछा है, हाँ ये देखो, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। इस तरीके से उसने सवाल पूछा है। कब पूछा है मित्र, सवाल उसने पूछा है साल 2022 में। अब साल 2022 में पूछा है और 23 में कुछ नहीं पूछा उसने। तो हमने क्या किया, हमने जब उसने कहा कि पूर्वांचल में कौन से प्रमुख लोकगीत हैं, ये सवाल पूछा, और उससे पहले उत्तर प्रदेश में कौन कौन से विभिन्न त्योहार हैं, ये सवाल पूछा। तो हमने क्या किया, पूर्वांचल में त्योहार पूछ लिया, लोकगीत नहीं। पहले उसने पूर्वांचल में लोकगीत पूछा था, हमने पूर्वांचल में एक तो त्योहार पूछ लिया ताकि आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में मेलों की भूमिका पूछ ली। क्योंकि उसने यहां पे पूछा हुआ है, देखो विभिन्न त्योहार पूछा हुआ है, त्योहार उसने पूछा, लोकगीत पूछ लिया। अब सिलेबस देखिए आप ठीक से, उसने त्योहार पूछा, हटा दो, उसने लोकगीत पूछा, हटा दो, अब बचा क्या, मेला बचा, तो मेले पे सवाल पूछ लिया। हमने कहा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में मेलों की भूमिका पर चर्चा करो, तो मेले पे सवाल पूछ लिया कि भाई ये इसके आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, कर दिया। ठीक, अब आता है GS2 के टॉपिक से जो इंस्पायर्ड है। तो अब ये ऐसे चलता रहेगा, इस पे जब हम मॉडल आंसर इसका जो डिस्कस करेंगे तो फिर से हम करेंगे, और अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है इतना समझने के लिए आपको काफ़ी है। जैसे यहाँ पे देखिए आप,
GS5 के सिलेबस में कहा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, विधानसभा और विधान परिषद। उसने ऑलरेडी पूछा है मुख्य सचिव की भूमिका GS5 में। GS5 में मुख्य सचिव की भूमिका पूछा हुआ है उसने। और उसके बाद में GS2 में विधानमंडल और विधान परिषद यहाँ पे भी है। तो हमने एक सवाल पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संरचना और उसकी भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि विधानसभा के बारे में हर कोई जानता है और विधान परिषद के बारे में कंपेरेटिवली लोग कम जानते हैं, तो चलो इस पर पूछ लेते हैं। ऐसे हमने उसने क्या किया, मुख्य सचिव पे सवाल पूछा तो हमने राज्य की वित्त आयोग पे सवाल पूछ लिया। ठीक, लोक सेवा आयोग पे सवाल पूछ लिया, क्योंकि चर्चा में है कई कारणों से, आपको पता ही है। अब ठीक है यार, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे लग रहा है चर्चा करेंगे तो बात कर लेंगे। समझा भैया? हाँ, इसके फीचर्स क्या क्या है ये भी देख लो यार, ये तो पहले बोलना चाहिए था। पहला फीचर क्या है इसका, GS5 का PYQ है और उसका जो सिलेबस है उस पर हमने रिसर्च किया है, डीप में रिसर्च किया है। फिर टॉपिक वाइज हमने जो भी महत्वपूर्ण, भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, हम 300 प्रश्न नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज की ChatGPT के ज़माने में सब कॉपी पेस्ट होता है। और आप जानते हो अगर मैं क्वेश्चन बनाने पे आ जाऊँ तो मैं 1 मिनट में 10 क्वेश्चन बनाऊँ, लेकिन नहीं बनाऊँगा। मैं 1 घंटे में 1 क्वेश्चन बनाने वाले आदमी हूँ कि भाई 2 क्वेश्चन करके जाओ, लेकिन उसका कोई वर्थ तो हो, कवरेज तो हो जाए उसका। ले दे करके 80 प्रश्न के आसपास होगा। मैंने सोचा था 100 प्रश्न दूंगा आपको, GS5 में नहीं दे पाऊंगा 100 प्रश्न नहीं बना पाया मैं, क्योंकि 100 प्रश्न मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक एक टॉपिक पे हमने 3-3 प्रश्न लगभग दिया है। कुछ टॉपिक के 4 से 5 प्रश्न दे दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ टॉपिक पे हमने 3 प्रश्न लगभग दे दिया। GS5 की शोध श्रृंखला भी इसी में अटैच कर दी, करंट का डेटा इन्वॉल्व कर दिया, फैक्ट वगैरह डाल दिया, उपयोगी इंट्रो कंक्लूजन डाल दिया है, जो बहुत जरूरी मैप है जो आप एग्जाम में डाल सकेंगे विजुअल से, जिससे आप रिटेन कर सके, वो भी डाल दिया, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में। ठीक, और रही बात इसकी बाकी फीचर्स, तो आप पढ़ते ही रहते हैं यार, है ना। और अंत में एक बात बोलूँ, तुम्हें लगता है ना किसी टॉपिक पे मास्टर ने कम क्वेश्चन बनाया है तो बोल दो भाई, 100 क्वेश्चन बना के दे दूंगा, बोल तो दो। जिस पे तुम्हें लगता है कम बनाया है उस पर और बना दूंगा, लेकिन अंत में वो यार पीठ का बोझ नहीं बढ़ाना है। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है वही दिया, बाकी आपको मार्केट में तो 400 क्वेश्चन की कंपैरिजन ऑलरेडी मिल रहे होंगे, तो आप देख लो। लेकिन मैंने जो दिया है, अगर उसको ठीक से कर लोगे, उन क्वेश्चन को ठीक से समझ लोगे, उन पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लोगे, थोड़ा गूगल की भी हेल्प ले लोगे, थोड़ा अपडेट कर लोगे, वैलिडेशन कर लोगे, तो कम से कम एग्जाम हॉल में आस पास आजू बाजू कैसे भी करके कुछ भी करके पूछ लेगा तो कर पाओगे। अब ये GS5 है, ये दुनिया का सबसे महान ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी ज़्यादा है, क्वेश्चन स्पेशली। GS6 पे हम कंपाइलेशन देने वाले हैं 10 तारीख को, 5 तारीख आज बोला था GS5 देने के लिए, तो GS5 पे ये मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में। भगीरथ पे एप्लीकेशन पे भगीरथ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे ऑल कोर्सेज में बाकी लोगों के लिए ऑल कोर्सेज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और GS6 हम जो अग्नि परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, म्यूट कर लीजिए प्लीज़, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमने फ्रेम किए थे, 50-60 क्वेश्चन वो, और 30-40 क्वेश्चन हमने भगीरथ में जो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ से निकाले हैं, तो 100 क्वेश्चन के आसपास हम GS6 में आपको दे देंगे। और उसके अलावा एथिक्स जो है 50 क्वेश्चन हमारे पास हैं अग्नि परीक्षा के, 30-40 क्वेश्चन और फ्रेम करके हम आपको 80-90 क्वेश्चन GS4 यानी कि एथिक्स के पे दे देंगे, लेकिन वो एथिक्स का क्वेश्चन तब दूंगा जब अभी मैं आपको पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जब, हाँ बिल्कुल, अग्नि परीक्षा को तो बुकलेट दे दूंगा ना, दे दूंगा, क्यों परेशान, मिल जाएगा। सर सम्राट में मिलेंगे? नहीं, सम्राट में नहीं मिलेगा, तो आपको हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है भैया। सर सम्राट वालों को पे करके नहीं मिल सकते हैं? मीन्स है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आस्था रखेंगे, तो इस बार वो टॉप करेंगे, लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो फिर अंत में क्या किया जा सकता है। तो प्लीज़ भागीरथ प्लस के स्टूडेंट्स, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपको GS3 के, GS6 के, GS5 के, GS4 के, इनके कंपाइलेशन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, प्रॉपर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो भी क्लास में लेक्चर कराया जा रहा है, अगर आप नए हैं तो सारा देख लीजिए, अगर आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हाँ अग्नि परीक्षा को भी मिलेगा, सॉरी अग्नि परीक्षा कह रहा हूँ, इंद्रधनुष को मिलेगा, माफ़ करना। सर सम्राट वालों के लिए ऐप पर प्रोवाइड करा दें। ये आगे आने वाले 25-26 मेंस के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन 25-26 के लिए क्या बेनिफिट है और 24 के लिए क्या बेनिफिट है, उसमें अंतर है। 24 के लिए बेनिफिट है कि ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिख सकते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे मतलब सीधे सीधे ऐसे दिख सकते हैं। अच्छा, पूछ लिया विधान परिषद की कैसा है, संरचना है, उसकी महत्व क्या है, उसकी भूमिका क्या है, सीधा दिख सकता है। लेकिन
जो 25-26 में देंगे उनको हो सकता है इसके कंटेंट से हेल्प मिले, क्वेश्चन उतने सीधे ना दिखे। क्यों? क्योंकि जब वो 2024 का मेंस करवा लेगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन पूछने की जो एक तरीका है, जो एक पैटर्न है, उसमें हो सकता है बदलाव दिखे थोड़ा सा। उस बदलाव के बाद मैं इसको रीसफल करूंगा, इसमें कुछ और नए तरीके से क्वेश्चन जोड़ूंगा। हर साल के लिए जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है वो नए तरीके से हो जाते हैं। मान लो एक बार एनजीओ पूछा, अगली बार उसने एसएचजी पूछा, तो उसके अगली बार चांस है कि एनजीओ पूछेगा, ना कि एसएचजी पूछेगा, है ना? तो जो प्रेडिक्शन है, जो एक भविष्यवाणी कह लो, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वो इस आधार पे होती है कि उसने क्या पूछा हुआ है, किस तरीके से पूछा हुआ है, तो आने वाले समय में क्या पूछेगा। 2025-26 के लिए ज्ञान के लिए ले लो, और 2024 के लिए सीधे सीधे एग्जाम और ज्ञान दोनों के लिए ले लो, और प्लस आपको इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, तो कर लेना। ठीक है भैया, कोई सवाल हो सीधा सीधा तो बोलो। ये आपको भगीरथ के फोल्डर में उपलब्ध हो जाएगा, और माई कोर्सेज करके जो आपका एप्लीकेशन का हिस्सा है, जैसे एप्लीकेशन आप खोलोगे, अरे भैया इंद्रधनुष को पूरा हेल्प करेगा, 25-26 को भी पूरा हेल्प करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो बुकलेट है, इसमें प्रोडक्शन किया गया है 2024 में इसके हिसाब से, लेकिन ये 25-26 के लिए भी काफी उपयोगी है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता शांति से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अंत में आएगा तो इसी में से घूम करके। अभी 50-60 क्वेश्चन और बना दूं तो मैं यकीन से कह पाऊंगा कि भाई 25-26-27 तक तीनों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वो 60-70 क्वेश्चन और बनाने का मतलब है 24 वालों को बोझिल करना, उनको बोझ डालना। तो उनको बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जो 24 में जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। क्वेश्चन बनाने में क्या जाता है यार, लोगों 400 क्वेश्चन बना देते हैं, क्या करूंगा उसका। ठीक है, तो ये है भैया, ये एप्लीकेशन है भगीरथ वालों को, उनको उन्हीं में मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप पे, इंटरनेट नहीं है, देखो ऑल कोर्सेज में गए हो, फिर उसके बाद में जैसे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूपी पीसीएस मेंस जीएस 5 कंटेंट के अंदर उनको मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई सवाल हो तो बताओ भैया। और हाँ, इसमें भगीरथ में एक रिकॉर्डिंग मैं रात में कर दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा आपको, तो तनाव मत लो। अभी जा रहा हूँ, इसके बाद में उसका वैलिडेशन हो चुका है, थोड़ा सा थोड़ा बाकी है, फिर रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ठीक, तो दोनों काम करना था तो इसलिए। कौन सा बैकलॉग भाई? सर एक मिनट, से कौन सा बैकलॉग? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। सर वो मतलब एज अ डेली आंसर राइटिंग जैसे, मतलब अगर कुछ हो सकता है तो, जैसे अपने राइट वो सम्राट चल रहा होता है ना, तो अगर उसे हम मतलब पुनर्जीवित कर पाए लिखने का, तो मतलब काफी बेनिफिशियल। मतलब उसमें क्या होता है, अगर खुद से लिखते हैं तो मन नहीं करता थोड़ा सा, तो तो आप ऐसा अग्नि मतलब अग्नि परीक्षा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ना, उससे बेहतर क्वेश्चन थोड़े मिलेगा। हाँ सर, लेकिन उसमें मतलब अगर आप ना हो तो कोई और भी टीचर रहे, तो उसमें ऐसा हो जाए कि वो सब 5-6 क्वेश्चन लेके आए या 10 क्वेश्चन लेके आए, वो उसमें रहे, वो सामने खड़े हो जाए और बस क्वेश्चन में, और उस टाइम में बस वो टाइमर ऑन करते हैं और हम लिखें, बस इतना, उनसे चेक वेक कर कुछ नहीं करना है, ठीक वो है, कुछ नहीं तो करना है। अग्नि परीक्षा के टेस्ट लाइव करवा दूं, जितने टेस्ट हुए हैं सब लाइव करवा दूं ऐसे? हाँ ऐसा ऐसा हाँ कर यस सकते सर, हैं, ऐसा सही सही है। रहेगा। अग्नि परीक्षा के एक एक टेस्ट उठाते हैं। ठीक है, सेक्शनल एक दिन फुल लेंथ। सर लाइव करवा ये मैं एक मिनट, सर ये तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आप लिखिए, लाइव लिखिए। ठीक है, एक मिनट नोट कर लेता हूँ मैं इसे। नहीं वो डिजिटल बोर्ड पे शो, मतलब कहीं भी जैसे स्क्रीन पे शो कर दें क्वेश्चन और टाइमर ऑन कर दें, हाँ सब जो वैसा भी ही, बैठे हो वहाँ पे। वैसा ही कुछ। ठीक है, लिख ले रहा हूँ मैं, ये काम करवा देता हूँ। एक मुझे प्रपोजल मिला था किसी का, एक स्टूडेंट का प्रपोजल मिला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उसे आप लोगों से राय जानना चाहता हूँ। एक राजेश का था क्या? नहीं, अम, ये इनका है, क्या नाम इस लड़की का? एसएस, एसएस के नाम से जिसकी टेलीग्राम आईडी है, वो देवी आई हैं यहाँ पे क्लास में? नहीं आई? ठीक है, तो एक लड़की का सजेशन था कि जैसे कुछ कोचिंग सेंटर यूपीएससी के लिए अभ्यास जैसे जो टेस्ट चलाते हैं, कि एग्ज़ाम आया मेंस का, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया, एक पेपर पे मतलब
एक सब्जेक्ट पे, एक पेपर पे एक टेस्ट उन्होंने कंडक्ट कर दिया फुल लेंथ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो वैसा कुछ हो सकता है क्या? तो अगर आप लोग कहें, अगर वैसा आप लोग कहें तो हर पेपर पे एक एक टेस्ट कंडक्ट करवा दें। कहोगे तो अग्नि परीक्षा वाला ही टेस्ट करवा देंगे, कहोगे तो फ्रेश क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, जैसा बोलोगे आप लोग। आई थिंक अग्नि परीक्षा वाला क्वेश्चन बहुत रिसर्च बेस्ड है, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च किया है। सर अग्नि परीक्षा वाला कर दीजिए। वो ज़्यादा हाँ ऐसे सर, अग्नि परीक्षा क्वेश्चन ज्यादा क्योंकि वो अलग ऑनलाइन मोड में रहेगा सर, ऑनलाइन मोड में रहेगा कि क्लासरूम में ऐसा कुछ? तो क्लासरूम अब कहोगे तो इलाहाबाद वगैरह में, दिल्ली वगैरह में कोई ले लेंगे रूम, लेकिन अब कैसे है ना कि उतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं वहाँ ले पाऊँ भाई। सर एक मार्केटिंग के हिसाब से तो अगर अपनी कोचिंग को ग्रो करना है तो क्लासरूम वाला बढ़िया लेकिन रहेगा। पैसा नहीं है, मतलब पैसा कौन देगा भाई, उनके किराए का कौन देगा? कंट्रीब्यूशन कर देंगे सर। नहीं यार, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, स्टूडेंट तो बोलते रहते हैं मुझसे और पैसे ले लो, मुझसे और। अस्तित्व प्लस फ्री में दे दिया ना, तो कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि अरे सर फ्री में मत दीजिए, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट पूल भी कम है, सब्सक्रिप्शन बेस भी कम है, तो उनको तो आपने फ्री में दे दिया पूरा। तो अब तो सर वॉलंटरी रख लीजिए, जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वॉलंटरी, मतलब वो कर देंगे, मतलब जितना भी अपने मन से 10, तो कोई अगर 20, प्रयाग से, 50, 100 जो कोई प्रयाग और दिल्ली से मित्र अगर चाहे कि कोई एक स्कूल या हॉल कोई बुक कर सके संडे को, जहाँ पे हम ये टेस्ट कंडक्ट करा पाएँ, तो उसका चार्जेज क्या है एक बार पता करो। हम अगर अफोर्ड कर पाएंगे तो हम करवा देंगे। ठीक है, कोई होगा तो मुझे मैसेज कर देना। वॉलंटियर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। वैसे भी आपकी मेंस के पहले मैंने मिलने का प्रॉमिस किया था, तो अभी जब GS4 एथिक्स खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपसे मिलने आता हूँ। प्रयाग में एक दिन आ जाऊँगा, एक दिन दिल्ली आ जाऊँगा, मिलते हैं, आराम से बैठ के 2-3 घंटे बात करेंगे। गर्मी का मौसम है तो कहीं एयर कंडीशन हॉल देखना पड़ेगा, मिलते हैं। सर लखनऊ में नहीं आएंगे क्या? लखनऊ भी आ जाएंगे, उसमें क्या है। अभी मुझे देसाटन ही करना है ना, तो मई लास्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, एथिक्स खत्म कर लेता हूँ, एथिक्स खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। GS5 हो गया, अब GS2 के जो बचे हुए टॉपिक हैं बहुत फास्टर मोड में कर देता हूँ, कल आपका टेस्ट है, और उसके बाद मैं एथिक्स खत्म करता हूँ। फिर मेरे जिम्मे सिर्फ आपका अपडेटेड लेक्चर और करंट अफेयर में जो कुछ चीज़ें नई घटनाएं हुई हैं वहीं सब रहेगा, और बाकी और सर हाँ सॉरी, मतलब वो हिंदी में सर थोड़ा कोई बुक बताइए कि मतलब हिंदी को साथ साथ वो लास्ट में अटक जाएगी ना वो आगे, तो अभी से उसको करते चले तो कोई ऐसा ऑथेंटिक, मतलब मैंने 1-2 बुक ट्राई करी लेकिन वो मतलब उतनी जम नहीं रही है, मतलब PYQ ठीक-ठाक नहीं है PYQ वो खत्म कर लिया, अगर सारा PYQ सॉल्व हो गया 2-3 बार। वो सब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, वो मतलब जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, वो इडियम फ्रेजेस जो आते हैं वो मतलब रिपीट में वो सही नहीं दे रहे हैं उसका, तो मतलब गलत तो लग वो रहा तो है मैं करवा मुझे रहा हूँ, वो कहीं तो मैं कहीं। करवाने वाला हूँ ना। जो भी PYQ है मुहावरे और लोकोक्ति का, उसको बैठ करके उसका वाक्य प्रयोग तो मैं कराने ही वाला हूँ ना, अलग अलग डाइवर्स एग्जाम्पल दे करके। वो तो लेक्चर में ही शेड्यूल्ड है ना भैया, वो तो बोला ही कराने के लिए। हिंदी के 5 लेक्चर प्लान किया है ना मैंने, 2 व्याख्या के लिए, अच्छा 2 मुहावरे लोकोक्ति के लिए, और 1-2 और ऐसे लेक्चर, वो तो प्लान है ना ऑलरेडी। उसी में मैं नहीं सर, हाँ बोलो। अगर आप कोई बुक बता दें तो उसे मतलब पहले से मतलब जैसे बुक का क्या है टाइमिंग ना मेरे भाई, आधा घंटा। बुक का कैसे कि मुहावरे लोकोक्ति जैसे वाक्य प्रयोग करने के लिए आया, अधिकतर किताब या लगभग सभी किताब में आप वैसे ही वाक्य प्रयोग पाओगे कि भाई मान लो पूछ लिया उसने कि अरहर की टट्टी अलीगढ़ का ताला, अब वो वही जेनेरिक वही 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 वाक्य प्रयोग है, इधर से कॉपी पेस्ट उधर से कुछ ऐसे लिख दिया। किसी ने कहा कि थोथा चना बाजे घना, तो हल्कापन ऐसा कुछ दिखा करके, और रामू में तो बहुत हल्कापन, इस टाइप का, मतलब बहुत जेनेरिक वाक्य प्रयोग करते हैं, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि किसी भी किताब के वाक्य प्रयोग को पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा भी वाक्य प्रयोग पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, टेक्निक सीखनी है। जैसे इंट्रोडक्शन वाला जो सेशन कल मैंने लिया, कल जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन लिया, इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, मैंने उसको ये नहीं बताया कि आप इंट्रोडक्शन ये लो छाप लो छाप लो, जबकि इंट्रोडक्शन आपको हर टॉपिक पे मिलता है, 2-2 3-3 टाइप का इंट्रोडक्शन मिलता है। बल्कि ये बताने की कोशिश की कि आपको कुछ नहीं आता, उसके बावजूद भी आप इंट्रो कैसे लिखेंगे, अच्छा इंट्रो। हर टॉपिक, हर सब टॉपिक पे इंट्रो तैयार करना, एप्लीकेशन बेस्ड पे इंट्रो तैयार करना इम्पॉसिबल है लगभग। आप टॉपिक पे तैयार कर सकते हैं, मैक्रो टॉपिक पे, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कैसे इंट्रो तैयार करोगे? अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि केंद्र सरकार तो कैपेक्स अच्छा कर रही है, लेकिन राज्यों का घटता हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर चिंता का विषय है, चर्चा कीजिए, आप कैसे करोगे? तो कहने का अर्थ यह है कि एप्लीकेशन बेस्ड पे इंट्रो तभी आप अच्छा कर सकते हो जब आपको टेक्निक पता हो, स्किल पता हो। मछली देना इंपॉर्टेंट नहीं, जो ये सेशन नहीं करता इंट्रो वाला, लेकिन सूरज ने ही या किसने बताया था कि मार्केट में फोमो, कोचिंग कहते हैं कि हमारा इंट्रो कंक्लूजन का टेम्पलेट नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओ। अरे भाड़ में जाओ तुम। मतलब मैं तो हर 10 सेकंड में 20 सेकंड में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, और हमारे सभी टॉपिक पे इंट्रो कंक्लूजन है। लेकिन क्या मैं उसको कॉपी पेस्ट करके कंपाइलेशन दे रहा हूँ? नहीं दे रहा हूँ ना। हमारे लिए कितना काम है, एक आदमी को बोलूंगा, एक दिन लगेगा, पूरा कॉपी पेस्ट मार के दे देगा। बट मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ, हर टॉपिक में टेक्निक सिखाता हूँ, क्योंकि स्किल नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी कहो तो दे देता हूँ।
और रही बात आपकी वाक्य प्रयोग की, तो वाक्य प्रयोग में मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, स्किल सिखाऊंगा कि ऐसे वाक्य प्रयोग करना है। अच्छा, पत्र लेखन भी सिखाएंगे सर? पत्र लेखन में आपको मैं कुछ मॉडल पत्र लेखन दूंगा कि जैसे मान लो उसने सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, किसी कमिश्नर के द्वारा सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, तो लेटर कैसे लिखेगा, उसमें करंट इवेंट डाल देना है। जैसे मान लो कुंभ वाला डाल दो कि मेला की तैयारियों को लेकर के उसने कि भाई ट्रैफिक को किस तरीके से अच्छे से मैनेज करना है, उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, तो वैसा कुछ, ताकि लगे अच्छा अच्छा ये तो ताज़ी घटना है, उसके लिए कौतूहल हो। बासी अगर तरीका आप पत्र लेखन का रखोगे, हर कोई जैसे रखता है, तो उससे वो उब जाएगा, कुछ नया उसको लगे, इसी बहाने पत्र के बहाने कुछ मैं नया करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ करोगे तो उसको क्रेविंग आएगी पढ़ने में। अंत में सारा जो खेल है ना उसको पढ़वाने का है, सारा खेल है कि उसको आप प्रेरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका इंटरेस्ट जगा रहे हैं। ठीक है भैया? जैसे शब्द सब देख रहे थे पत्र में सर, बहुत कठिन लग रहे थे सब, तो ऐसा लग रहा था सर एग्जाम में नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, कुछ नहीं है हिंदी में। जब अच्छा एक बात बताओ, GS3 और GS6 जैसे पेपर जो थोड़े टेक्निकल पेपर थे, इकोनॉमी था, इतने आसान तरीके से हमने करवा लिया, गवर्नेंस इतने आसानी से हो गया। NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पढ़ने के बाद में लगा होगा कि आपने पहली बार पढ़ा है, आपको लगा ये तो मुझे आता था। पत्र जब आप पढ़ोगे तो लगेगा प्रेम पत्र लिख रहे हो, तनाव मत लो तुम मुझसे। ठीक है, थैंक यू सर। सर हाँ। हिंदी में 2-3 क्वेश्चन है, जैसे अभी अपने तरफ से हिंदी में क्या पढ़ते हैं? PYQ 100 बार बोल। जैसे सूरज आपको सूरज तुम सुनते नहीं हो, एक ही बात, तुम आजकल तुम्हारा नहीं सर, ठीक नहीं PYQ चल रहा। मैंने किया है सर। नहीं सर, इसमें एक सवाल और है कि PYQ के लिए हाँ? कोई हाँ सो बोलो। PYQ के लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं मिल रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं आई कि डोंट नो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा किताबों के बारे में। एक दो पब्लिकेशन हैं तो वही मार्केट में घूमती रहती हैं, उनकी गलतियों को देख लो, अगर कुछ हो तो फिक्स लेकिन करो। उनमें बहुत गलतियां हैं सर, बहुत ज्यादा गलतियां क्या हैं। करूं? मतलब एक ही सर हाँ बोलो सर। आदित्य पब्लिकेशन की ले लो, सही हाँ है। क्या सर आदित्य पब्लिकेशन की आती है, वो सही है ले लो, हिंदी के लिए। जिसमें कम गलतियां हो ले लो। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि वॉलंटियरिंग कर लो, 4 लोगों का ग्रुप बना देता हूँ, 10 लोगों का बना देता हूँ, एक एक टॉपिक पकड़ लो और सभी लोग एक एक टॉपिक पे गलती निकाल दो, जहाँ जहाँ उसको इम्प्रूव कर दो, सबका भला हो जाएगा। ऐसे कर लो, बजाय कि एक ही व्यक्ति 10 टॉपिक पे गलतियां ढूंढ रहा है। 4 अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने मेंस वगैरह लिखा है। हाँ बोलो सूरज। जैसे सर PM पांडे की बुक में पढ़ रहा हूँ सर, उसमें जो वो मुहावरे हैं सर, उसका मीनिंग इतना कठिन देता है कि क्यों सर वो पढ़ना है याद नहीं फिर? रहेगा। खाली तुम उसका मतलब समझ लो और अपने शब्दों में उसका अर्थ लिख दो। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मुझे कुछ 100 नंबर थे हिंदी में, ठीक है, जो मैंने UPPC दिया था। ठीक, अब मैंने तो भाई UPSC का मेरा मेंस चल रहा था, UPSC की प्रिपरेशन में था, मुंह उठा के दे आया था। तो कभी भी मैंने हिंदी के लिए तैयारी नहीं की, और मैंने 2 बारी दिया UPPCS मेंस और इंटरव्यू, और दोनों बारी मुझे 100 के आसपास मार्क्स आए। क्यों आया? क्योंकि मैंने कभी कहीं से रटा नहीं कि इसका वाक्य प्रयोग का इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या नहीं है। जिस चीज़ का मुझे अर्थ नहीं पता होता था, बिल्कुल उसको मैं गूगल कर लेता था, और 70-80% पता होता था तो अपने शब्दों में जाकर के लिख के आ जाता था। मैंने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं मारा कि वहाँ से रटा और वहाँ उल्टी कर दिया, वो नहीं किया। तुमको मतलब पता होना चाहिए और अपने शब्दों में इसको लिख दो, अच्छे से सधे हुए शब्दों में। ऐसा ना हो कि लिख ही नहीं पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो तो फिर रटना पड़ेगा। क्यों वहीं कॉपी पेस्ट मारना है? हिंदी में बात सर इसमें कुछ लोग कह रहे थे, मतलब जिन लोगों ने RTI से कॉपी वॉपी देखी ना, तो वो कह रहे थे कि आपको एग्जैक्ट, मतलब मैं देख रहा था थोड़ा YouTube पे सर्च कर रहा, तो उसमें कह रहे थे कि आपको वही लिखना पड़ेगा जो एग्जैक्ट, मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है वही आपको उसमें लिखना कुछ पड़ेगा। शब्द कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, कुछ लोकोक्ति ऐसी होती हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, लेकिन अधिकतर जो होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, उनके सामान्य अर्थ आप लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलो मुझे आप कि 9-2-11 होना। अब 9-2-11 होना इसका स्पेसिफिक मीनिंग है, भाग जाना। हाँ भाग जाना। अब इसका तो आप ये तो नहीं लिख सकते हो कि दौड़ जाना लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो, भाग जाना ही लिखोगे ना। लेकिन सर, जैसे सुनो ना एक और भैया, इसमें- लेकिन और दूसरा लिखो कि मान लो नाचना जाने आंगन टेढ़ा, हाँ, ऐसा अब इस तरीके के है तो उसमें आप थोड़ा बहुत फेर बदल अपने शब्दों में लिख सकते हो कि स्किल या कला न होने के बावजूद क्या कहते हैं, अपनी असामर्थ्य का दोष दूसरों पर मढ़ना या उसका बहाने तलाशना, एक्सक्यूज देना, इस तरीके से आप लिख इसका सकते कुछ सर बहुत एक टेक्निकल सा था, मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि साधन न होने पे साध्य को दोष देना या ऐसा कुछ था इसका। अरे एक मेरे मतलब- भाई, पहली चीज तो इस तरीके की कठिन हिंदी लिखने की जरूरत नहीं। साधन और साध्य का आधा लोगों को तो अर्थ नहीं पता होता, और साध्य और साधन वाला तो वैसे भी यहाँ पे टेक्निकली गलत है, क्योंकि साध्य का मतलब लक्ष्य होता है और साधन का मतलब मीन्स होता है, मीन्स वर्सेस मुझे एंड। एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन वो कुछ इसी उसका भावना उसकी यही थी तो ऐसा। कुल मिलाकर सामान्य सरल होना सबसे कठिन है,
अगर आप सरलता से, आसानी से किसी भी लोकोक्ति का, किसी भी मुहावरे का अच्छे से अर्थ लिख देते हो, तो एग्जामिनर प्रभावित ही होगा, वो आपको सरलता के लिए दंडित नहीं करेगा। एग्जैक्टली जो उसको मिला रहता है, जो अर्थ लिखा रहता है, उस अर्थ को एग्जैक्टली सभी लोग तो लिखते नहीं। 100 में से 20-25% ऐसे रट्टू तोता होंगे जिन्होंने जिंदगी भर रटा है, वही उल्टी करते होंगे एग्जैक्टली। अधिकतर बच्चे नहीं करते होंगे, तो क्या उनको मार्क्स नहीं देगा वो? उनको मैंडेट ये थोड़े होता है कि जो आपके यहाँ लिखा है वही लिखना है। हाँ बोलो विजय। सर पिछली बार जब हमने लिखा था तो 10 में से कम 4 से 5 तो हमने अपने मन से ही लिखा था, और फिर भी मेरे 92 नंबर आ आता गए है। थे। तो हमको लगता है इसमें डर ज्यादा है सर। यार विजय, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मेरे मात्रा की गलती उस पर बात करते हैं कि ये कौन फैलाता है इस तरीके की। एक आदमी आरटीआई निकाल लिया, उस आरटीआई में उसको किसी एक स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो नहीं लिखा, तो उस पर नंबर काट लिया, तो उसने पूरे माहौल पूरा खराब कर दिया जा करके, और पूरे मोहल्ले में चिल्लाया कि देखो मैंने नहीं लिखा था इसलिए। 100 लोगों की और कॉपियां हैं जिन्होंने एग्जैक्ट ना लिख करके सरलता से अपनी भाषा में लिख दिया, तो उनको नंबर मिला, जैसे विजय को मिला। उनकी बात कोई नहीं करेगा, लेकिन उसकी बात हर कोई करेगा, क्योंकि उसने आरटीआई नाम का एक ब्रह्मास्त्र यूज कर दिया है और मोहल्ले को दिखा रहा है, देखो 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 मेरा नुकसान हो गया। इस तरीके का जो भ्रम है ना। सर मेरा दोस्त भी सर बता रहा था कि उसने तो अपने शब्दों में लिखा था, तो सर उसको अच्छे नंबर मिले थे उसमें। यार मैं अभिषेक वही कह रहा हूँ, अब कैसे होता है ना, मेरा अनुभव कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अब मैं जाऊँ आरटीआई लगाऊं क्या अपनी कॉपी के लिए? तो हाँ ठीक है, जवाब आरटीआई से क्यों देना है? बोलो विजय। सर पेपर में टाइम इतना होता है ना हिंदी वाले पेपर में, पहली बात तो 2-2.5 घंटे में पेपर हो जाता है, और फिर अगर छूट भी रहा है ना तो आपस में जो 4-5 लोग अगल बगल होते हैं ना, ये मुहावरे, विलोम, वाक्यांश के लिए एक सब बता देते हैं, आपस में डिस्कस हो जाता है थोड़ी देर में, 5 मिनट में, तो छूटता नहीं है। ये मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं सर, आपको सुनो ना, नहीं होगा। इसको ये मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूँ, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। वैसे कि भाई बाद में वेरिफिकेशन किया। अब ये नम्रता करें, एग्जाम के मामले में लड़कियों पर कभी भरोसा मत करो। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं, सुना है मैंने। सही बात है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रिस्क इतना खतरनाक है, मुझे बाद में क्या पता चला जब अच्छा, ये मैं ऐसा नहीं कि रिजल्ट आया उसके बाद बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो जानते हैं, जो सेलेक्टेड है वो भी, मैंने कहा था अगर मैं फेल हुआ और ऑप्शनल में ऑप्शनल की वजह से फेल हुआ तो मैं इसको बताऊंगा फिर। और जब मैंने वेरिफिकेशन किया तो पता चला उसने पहली बार अपना हिंदी लिटरेचर लिया था, बदल दिया था ऑप्शनल, हिंदी लिटरेचर उसने लिया था, और हिंदी लिटरेचर से उसने अपीयर हुई थी। अगर मुझे ये बात पहले से पता होता तो मैं कभी नहीं पूछता, रिस्क नहीं लेता। और सबसे मजे की बात, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था 31 को सेकंड शिफ्ट में, उस दिन उसका भी था, और वो मुझे मिली शायद अपनी फैमिली के साथ, उसने हाय फिर से किया। मैंने सोचा पूछूं, वो व्याख्या तुमने गलत करवा दिया था, लेकिन फिर सोचा इंटरव्यू के टाइम में उसका मूड खराब हो जाएगा डांटूंगा तो तब भी नहीं डांटा मैंने सोचा रिजल्ट आ जाने दो। तो भाई आपको कर देना चाहिए था सर। ये रिस्क मत लो, ठीक है? फिर बाद में अच्छा सर अभी ये बिहार के ऑप्शनल वाले पेपर में सर बहुत पूछा पूछी होती है। हाँ। मेरे सामने एक पहले से सिलेक्टेड बीपीएससी की थी, उसको मैंने बताया, बट उससे पूछा भी और उस पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा पहले कॉपी में लिखा क्या टिक मारा है, फिर भी यकीन करूंगा। चलो अभी मुझे लग रहा है हमारे पास बात नहीं है, हम सिर्फ बकर कर रहे हैं। तुम्हारा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज रिकॉर्ड करना है मुझे। चले भैया। नहीं सर 5 मिनट के लिए ऐसे ही बात कर लिया करिए, हल्का हो जाता है मन। ये सर मतलब अच्छा लगता है बात करके थोड़ा। अच्छा भाई, तुमको अच्छा लगता है ना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बकर करता हूँ तो इसलिए नहीं आता हूँ, नहीं तो इज्जत कम हो जाती है ना, फिर लोग कहते हैं रोज ही आके बैठ जाता है। वैसे भी लाइव क्लास करता हूँ। नहीं सर जिसको नहीं अच्छा लगता वो सर चला जाए, तो ये सर मतलब इसमें जरूरी है। ठीक है ठीक है। मोटिवेशन मेरे लाइव में जब लोग कमाना शुरू कर देते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। सर मात्रा की अशुद्धि बहुत खतरनाक है। ये मात्रा की अशुद्धि वैसे है जैसे आंख आपने यहाँ पे लगा दिया और कान आपने यहाँ पे लगा दिया, मत करो ऐसा। सर 2010 के बाद सर मैंने हिंदी लिखी ही नहीं है ना, तो हिंदी में कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है सर, बहुत गलती होती है सर। मैं तो अपना नाम सूरज में भी पीछे लगाने के आगे सर मेरे को इतना तक दिक्कत हो जाती है, तो इसको कुछ बताओ सर। कुछ नहीं, प्रकाश तुम्हारा कम हो जाएगा सूरज अगर ऐसे करोगे तो। बस इतना ही कहना है। सर वो तो रिजल्ट समझ ही रहा हूं। महिला में ना के थोड़ा मिड में आ जाइए सर। हाँ, दिल्ली में मिड में तक आ जाइए। एथिक्स नहीं खत्म होगा ना तो जनता मुझे दौड़ा के और रोम की तरह मुझे खाक कर देगी, पतन कर देगी, जला देगी, नीरों का घर ऐसा। तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं एथिक्स नहीं खत्म कर लूंगा मैं राजधानी से हिलूंगा भी नहीं, ठीक है? मुझे बहुत डर लगता है स्टूडेंट्स से। एक भी मैसेज आ जाता है ना तो बहुत डरता हूँ मैं कि भाई कोई मतलब शिकायत। आपको दिखाई देता हूँ, चलो लाइव दिखाता हूँ मैं तुमको। आसिफ जैसे मित्रों का सवाल है कि बीपीएससी में बिजी थे और
उस व्यस्तता के बाद आप फ्री हुए हैं, कैसे यूपीपीसीएस मेंस को साधें, कैसे भगीरथ प्लस का कवर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, आपने बीपीएससी अगर दिया है तो आपने निबंध बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अपने कुछ सिलेबस जो यूपीपीसीएस के साथ सिमिलरिटी थी उसको भी अच्छे से किया होगा। फिलहाल के लिए आप GS 6 और GS 3 को जम के ख़त्म कीजिए। अगर आप 4-5 दिन दे दोगे लेक्चर खत्म हो जाएगा। GS 6 और GS 3 के 1 टेस्ट 2 टेस्ट लिख दो, इवेलुएट हो जाएगा, कॉपी सबमिशन ग्रुप में सबमिट कर दो। उसके बाद आप लगिए GS 2 पे, जैसा जैसे मैंने करवाया है साथ साथ करते जाइए, और प्लस 1-1.5 घंटा रोज दे करके GS 1 कर लीजिए। तो क्या होगा, GS 6 GS 3 खत्म हो गया, GS 2 साथ साथ चल रहे हैं, और GS 1 का बैकलॉग करते जाइए। 1 हफ्ते में 4-5 दिन में आप कवर कर लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ देनी है, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देनी है, मॉडर्न हिस्ट्री देख लेना है, सोसाइटी देख लेना है, उतना काफ़ी है। फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक और विषय शुरू होने वाला है एथिक्स। एथिक्स हमारे साथ लाइव पढ़िए। 7 टॉपिक हैं, एक केस स्टडी है, टोटल 8। 15 दिन में इसको मैं पढ़ाऊंगा। हर 2 दिन में एक क्लास होगी, लेकिन बहुत शानदार होगी, जानदार होगी, मज़ा आएगा। चाहे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, चाहे ऐसे पढ़ाऊंगा, बहुत रिच वैल्यूडेशन कराने वाला हूँ। एथिक्स के लिए बच्चों, फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारी भाषा, बच्चों कहता हूँ तो कई बार मैं असहज फील करता हूँ, बट फिर भी मित्रों, जो ये एथिक्स है इसमें ज्ञान की उतनी ज़रूरत नहीं होती, इसमें भाषाई कला की ज़रूरत होती है, और आपकी समझ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं इंद्रधनुष वाले, मैं आपको दिखाता हूँ, एक झलक आपको दिखाता हूँ, आपको उससे अंदाजा होगा कि जिस प्रकार से उसने प्रश्न पूछा है उसी प्रकार से किया है। और अभी यहाँ पे देखो, सृष्टि को भेजा हुआ है मैंने, ये देखिए, आप दिख रहा है। अब देखो, अब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों को एक साथ पूछ लिया, अंतर पूछ लिया। क्यों? क्योंकि उसने यूपीपीसीएस ने कोड ऑफ कंडक्ट पूछा हुआ था, इसलिए मैंने दोनों में अंतर पूछ लिया, और लोक सेवक के लिए क्या जरूरी है एक और लगा दिया। फिर मीन्स वर्सेस एंड का जो थ्योरी चलता रहता है, हमने उस पर सीधा सवाल पूछा। समूची मानवता में समानता लाने के लिए सभी को साधन समझने के बजाय साध्य समझना पड़ेगा, यानी ह्यूमन इज एंड इटसेल्फ, उसको मीन्स की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खेतों में उससे 12 घंटे काम नहीं करवा सकते सिर्फ फसल अच्छी हो इसके लिए। मोरल मायोपिया पूछ लिया, ताकि बाउंसर अगर आ जाए तो आपको पता रहे, यूपीएससी से भी कई बार कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस के शानदार होते हैं। लॉ और रूल में अंतर पूछ लिया, महात्मा गांधी के 7 सिन का सिद्धांत पूछ लिया, आपको किस व्यक्ति के सिद्धांत ने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, आप उन नैतिक सिद्धांतों को वर्तमान में किस तरह प्रासंगिक पाते हैं। युद्ध चल रहा है, मतलब युद्ध चल नहीं रहा, माफ करना, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, युद्ध की छाया छाई हुई है चारों तरफ, इसलिए मैंने पूछा युद्ध उपलब्ध विकल्पों में सबसे अंतिम बुरा विकल्प है, युद्ध उपलब्ध विकल्पों में अंतिम सबसे बुरा विकल्प है, मतलब युद्ध अंतिम विकल्प है लेकिन फिर भी बुरा है, टिप्पणी कीजिए। कहना यह चाह रहा हूँ, ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, आरटीआई पे भी सवाल, एथिकल कैपिटलिज्म पे सवाल, इस तरीके के जो सवाल फ्रेम किए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य 3 है। पहला, यूपीपीसी जिस तरह से सवाल पूछता रहे तो उस तरह के सवाल प्रेडिक्ट करना। एथिक्स में सवाल प्रेडिक्ट नहीं हो पाते बहुत ज़्यादा एक लिमिट के बाद में, तो कोशिश क्या की है कि ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सिलेबस पे, सीधे टॉपिक पे हो, जैसे रूल और लॉ में डिफरेंस पूछ लिया, जैसे हमने पूछ लिया एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस, जैसे पूछ लिया आरटीआई, इस तरीके से सीधा सीधा सिलेबस के टॉपिक पे सवाल पूछ लिया। जबकि आपको किसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उसका जो आइडियोलॉजी है वो किस तरीके से रिलेवेंट है, इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिया। एथिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड, अरे भाई म्यूट कर लेना, कटिंग शॉर्ट द रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम को कम करना है, पेपर लेंदी हो जाता है, पेपर छूट जाता है। यहाँ केस स्टडी नहीं आ रही ज़्यादा, एक ही आ रही, इसलिए पेपर छूटने की संभावना थोड़ी कम होती। यूपीएससी में अधिकतर का पेपर छूटता है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई निशा शादी की, और अब धोनी ऊर्जा से पढ़ो, डबल इंजन की सरकार है, और मेहनत कीजिए, ठीक है? पढ़िए, जो भी बैकलॉग है कवर कीजिए, कुछ रहा तो पूछ लेना। ठीक है भैया, हो गया? अभी कुछ बचा? मेरा क्वेश्चन, हाँ बोल भाई। सर ये मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया। हाँ सर मैं 2 मिनट में ये पूछ रहा था, इसमें आज हुआ क्या है? हाँ, सेशन में आज हुआ क्या है? 2 मिनट में अगर आप आज जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, जब क्या है, जब खत्म हो गई जिंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है दोबारा कहें। हाँ सॉरी सर, केवल 2 मिनट में अगर कुछ। तो आज मैंने GS5 का बुकलेट आप लोगों के द्वारा लॉन्च करवाया, लोकार्पण किया आपको, और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो बताया, और फिर कुछ लोगों के सामान्य सवाल थे कि कैसे पढ़ना है, बैकलॉग कैसे कवर करना है, ये बस इतना सब। ठीक जी, कुछ और रहा तो मैसेज कर लेना आदित्य। सर मेरा मैसेज देख लीजिए, क्या है मैसेज आपका मैम? 7 PM वाली क्लास में बहुत कम लोग आते हैं, सर को बुरा लगा, सर कहीं छोड़ ना दें। कितने लोग थे
आज उनकी क्लास? 17-18 लोग। और लिंक कब डाला गया था, बताया कब गया था? लोग आते हैं फिर मिस कर जाते हैं, क्लास स्टार्ट हो जाती है तो 28 लोग थे सर। मुझे धीरे धीरे करके सब लोगों को तो इग्नोर करने की आदत है, लोग मुझे भी इग्नोर करते हैं, सैकड़ों लोगों में से कुछ लोग ही आते। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, विजय सर जो है ना, बहुत ही योग्य टीचर हैं। अब तक 60-65 लोगों का इंटरव्यू किया है मैंने, जिन्होंने आईएएस इंटरव्यू दिया है उनका, उसमें विजय सर मुझे बहुत योग्य लगे। ऑप्शनल पढ़ा रहे थे आईएएस की कोचिंग्स में, इकरा में उन्होंने ऑप्शनल पढ़ाया, उनकी वीडियो ढेर सारे अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए। हिस्ट्री के ऑप्शनल पढ़ाते थे, उनकी समझ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा पढ़ाते। और फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको कंटेंट नोट सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ फैक्ट्स तो आपके पास बहुत सारा है। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ना, इस कहानी से मैं भी खुद फ़ैन हूँ, मुझे लगा अच्छा पढ़ाने की, एक्चुअली में पढ़ाने की कला बहुत अच्छी। और उनको जितना उनको 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता था, उसका हम 1/5 भी नहीं दे पा रहे। तो उनसे मैंने हाथ जोड़ा है कि आप पढ़ा दीजिए, प्लीज़ क्लास अटेंड कर, जो भी ये मैसेज देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज़ उनकी क्लास अटेंड कीजिए। टाइमिंग का इशू होगा तो उसको हम देख लेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लीजिए उनसे, हेलो इकोनॉमी वगैरह तो मैं ही पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट वगैरह। हाँ बोलो भैया। सर नमस्ते। नमस्ते भैया। सर मैं सर आज पहली बार लाइव हुआ हूँ सर सेशन में। सर ये मेरा पहला मेंस है सर, इससे पहले मैंने कभी मेंस दिया नहीं है, पहली बार प्री क्वालिफाई किया। और डर लगता है सर, कभी मेंस के लिए प्रैक्टिस की नहीं है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग ऐसा कोई प्रैक्टिस हुआ नहीं मुझे। तो ऐसा कभी मतलब सर लगता है कि आरओ की तरफ ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सर उसका मेंस मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन इस मेंस का कोई प्रिपरेशन है नहीं पीसीएस का। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि मेरे लिए मतलब बढ़िया क्या रहेगा सर, मैं किस तरफ बढ़ूं या थोड़ा थोड़ा इसको लेकर के चलूं। उम्र कितनी है? 25। ओके, कितने सालों की प्रिपरेशन में? सर लगभग 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ओके गुड। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी सर जॉब चाहता हूँ कि सर एक जॉब तो मुझे कम से कम पहले जॉब मिल जाए। जॉब इज द प्रायोरिटी, एम्बिशन नॉट, है ना। एम्बिशन या एडीएम डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, ऐसी प्रायोरिटी नहीं है, बस जॉब प्रायोरिटी। आरओ दे लो फिर, ठीक, ओके। यस यस भाई। और कोई मित्र? सर एक क्वेश्चन हाँ है भाई। सर, जैसे कि 12 नंबर वाला सर कोई क्वेश्चन होता है तो सर उसमें से कंटेंट हमारे पास 1 पेज का ही है या सर हमारे दिमाग में 1 पेज का है, सर कैसे 3 पेज तक उसको लिख क्या फिर पाएंगे? से एक बार बोलेंगे आप, माफ करना। सर जैसे कोई 12 नंबर वाला क्वेश्चन है तो हमारे पास कंटेंट या तो कम है या दिमाग में टर्म हो सकता है आधा पेज का ही आ रहा है, ऊपर से 3 पेज भरना है सर, तो उस टाइप से कैसे करेंगे सर अटेम्प्ट? तुमने मेरा कभी लाइव लेक्चर देखा है? जी सर। उसमें मैं क्या बोलता हूँ, स्टेक होल्डर अप्रोच फॉलो करो। अगर पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, अब चलो इस पे भी एक लेक्चर लेना पड़ेगा। एक क्या बोला था जिस पे मुझे काम करना है, भूल जाऊंगा, मैंने लिखा नहीं, टू डू लिस्ट में डाल रहा हूँ। एक क्या बोला था? अग्नि परीक्षा को सर लाइव टेस्ट करवाना है सर। अग्नि का लाइव टेस्ट। और एक ये पॉइंट नहीं जनरेट हो रहा है, पॉइंट कैसे जनरेट करें, हाउ टू जनरेट जी सर पॉइंट्स इन आंसर राइटिंग। तो इसका आंसर मैं बार बार कहता हूँ, स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच का मतलब ये है कि अगर उसने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की योगदानों का मूल्यांकन कीजिए, इस तरीके से सवाल पूछ ले, मान लो पूछ ले 12 नंबर। अब आपके पास पॉइंट नहीं बन रहा है, क्या करोगे? समाज के विभिन्न वर्ग, उसका एक कोर पॉइंट, उसमें से स्टेक होल्डर कौन है, समाज के विभिन्न वर्ग कौन है, उनके स्टेक होल्डर कौन है? महिलाएं, किसान, यूथ, वंचित वर्ग, ठीक। तो महिलाओं का योगदान क्या रहा, उसको लिखिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, यूथ का मूल्यांकन कीजिए, इस तरीके से कीजिए। इकोनॉमी में अगर सवाल पूछ ले कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस, इस तरीके से बात पूछे कि भाई अवसंरचना निर्माण या उसमें जो ग्रोथ है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो आपको सोचना है स्टेक होल्डर अप्रोच कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में ऐसा क्या होगा जिससे इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। स्टेक होल्डर निकालो। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हाईवे, सुपरवेज, फ्लाईवेज ये सब बढ़ेंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा। और क्या होगा? माल जो ढुलाई है
भाई कार्गो जो लेके जा रहे हैं, सामान जो लेके जा रहे हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई सस्ता होगा, आसान होगा। फिर और किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट पे। और किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ईज ऑफ लिविंग पे। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट पर, एफडीआई पर, गवर्नेंस भी अच्छा होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरीके से जब आप सोचोगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा है आम जनता से, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा है बिजनेस से, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा है इन्वेस्टमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा है गवर्नेंस से। तो आप ये सब जब सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ ये सब भी डेवलप होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होगी। स्टेक होल्डर अप्रोच। आप कोई भी दुनिया का कोई भी मुझे सवाल दे दो, मैं उसमें से 50 पॉइंट निकाल दूंगा, क्योंकि उसके जितने स्टेक होल्डर हैं उतने पॉइंट्स। फिर उसमें से छांटना है, प्रायोरिटाइज करना है, कौन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पहले लिखना है, कम महत्वपूर्ण उसके बाद, सबसे गोबर पॉइंट सबसे लास्ट में। ठीक, समझ गए? जी सर जी। कभी भी मैसेज करो टेलीग्राम पे। कितने लोग मैसेज करते हैं? सबको जवाब मिलता है। करिए मैसेज। ज़्यादा मन करे तो कॉल कर दूंगा आपको, बोलिएगा। मैंने अलाउ नहीं करके रखा है, परमिशन नहीं तो रात में भी लोगों की रिंग आ जाती थी। मैं आपको कॉल कर लूँगा, मैसेज कीजिए, आई विल कॉल यू। और कोई मित्र? अरे भैया ऑलरेडी इस पर बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, ऑन पेजर नोट पे। क्या मुस्कान? आपके पास पर्सनल मैसेज जा सकते हैं? हाँ, मैत्रेय वाला जो आईडी है उसको मैं भी देखता हूँ, 2 लोग और देखते हैं, पर मैं भी देखता हूँ। मतलब मेरी प्राइवेसी जैसी चीज़ है नहीं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेकिन कोई भी मैसेज करता है और अगर बोलेगा मुझसे बात करनी है, तो या तो मुझे मैसेज फॉरवर्ड होके आ जाता है, या तो फिर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यस यस। और कोई मित्र? सर करंट इंडो पाक सिनेरियो चल रहा है सर, ये सर मतलब आज जैसे आज मॉक ड्रिल के लिए इन्होंने बोला है, तो सर ये सबके लिए कंसर्निंग है, और मतलब थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहता हूं, बिकॉज़ आप थोड़ा सा इस पे वो रखते मैं हैं। भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मुझे इतना पता है, देश की जो साझी भावना है ना, वो धोनमात की नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स की। भारतीय संस्कृति कभी युद्ध नहीं चाहती रही है, उसने युद्ध नहीं बुद्ध दिए, मोदी जी कहते ही हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स करना चाह रही है। और वो शेर है ना कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। तो अगर पाकिस्तान धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वार का, तो जैसे पहले वो कहता था बॉर्डर क्रॉस करोगे न्यूक्लियर वार, पानी रोकोगे न्यूक्लियर वार, सांस लोगे न्यूक्लियर वार, तो फिर दिखाई देना चाहिए कि हम घुस के मारेंगे भी और न्यूक्लियर वार भी नहीं होगा। क्यों? उनके पास वार हेड है तो हमारे पास वार हेड नहीं, हमारे पास ज़्यादा सटीक मार करने की क्षमता है। मुझे सीधा सीधा लगता है कि जो अब तक रिस्पॉन्स हमने किया, उस रिस्पॉन्स की कमजोरी क्या थी? उस रिस्पॉन्स की कमजोरी ये थी, मतलब रिस्पॉन्स की अच्छी बात है, उसकी कमजोरी ऐसी थी, आप लिमिटेड वार करेंगे, आप एक जगह मिसाइल फेंकेंगे, पाकिस्तान के भी तो मेरे पास मिसाइल है ना, वो भी मिसाइल फेंक देगा। आप उनके एक जगह बम गिराएंगे, पाकिस्तान भी बम गिरा देगा। आपको कोई टैक्टिकल बेनिफिट नहीं होगा उससे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप शानदार ड्रोन है उनके यहाँ घुस के मारा है, वो नहीं मार पाए, क्योंकि आप ड्रोन फेंकेंगे तो मिसाइल तो फेंक नहीं सकते, उनको भी ड्रोन ही भेजना पड़ेगा, उनकी शानदार ड्रोन होनी चाहिए। आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल होता, न्यूक्लियर बम होते, उनके पास नहीं होता, तो भी आपके पास एडवांटेज था कि आप युद्ध छेड़ देंगे और बम नहीं फेंक पाएंगे न्यूक्लियर बम। आपके पास क्या एडवांटेज है? आपके पास जो एडवांटेज है, उस एडवांटेज का आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा। तो आपके पास एडवांटेज क्या है कि एक तो जिस तरीके से पाकिस्तान की चैन आपने हराम करके रखी है, नींद हराम करके रखी है ना, कंटिन्यूअस प्रेशर, एक तो वो चलते रहना चाहिए, रोज उनको लगे कब बम गिरेगा। दूसरा, आप इस तरह से अटैक करें, जहां भी आपको अटैक करना है, कि आपका जो स्ट्रेटेजिक गोल है, कभी भी नहीं भूलना चाहिए आपका स्ट्रेटेजिक गोल क्या है। क्लास में मैं बातें करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान होता मुझे पढ़ाना क्या है, वो भूल जाऊंगा तो पूरा क्लास बकर हो जाएगा। तो आपका जो स्ट्रेटेजिक गोल है, रणनीतिक जो आपकी टारगेट है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। आपके यहाँ पहलगाम हुआ, आप उस पहलगाम के बाद क्या हासिल करना चाहते हैं? पहला, डिटरेंस। ऐसा डिटरेंस कि पुलवामा के बाद 6 साल तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन 7वें साल क्यों किया? तो 70 साल तक कुछ ना करे, 700 साल तक कुछ ना करे, ऐसा डिटरेंस आपको हासिल करना है, नंबर 1। नंबर 2, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, कि जो उसको करने वाले हैं, जो एक्टिविटी ये सब करते हैं, आतंकवादी हैं, उनके मन में डर जाए कि उनके चक्कर में युद्ध भी होगा और वो भी मारे जाएंगे, तो उनको भी टारगेट करना। तो इंडिया को 2 तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। पहला, ऐसी जगह अटैक करे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अगर अटैक करना भी चाहे, रिटेलिएट करना भी चाहे, तो उसको डर लगा रहे कि भारत इसका और ज़्यादा तगड़ा जवाब देगा। जैसे मान लो पीओके में
कुछ हाइट्स ऐसी हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिसको अगर इंडिया कैप्चर कर लेता है तो हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन पे ज़्यादा अच्छे से नज़र रख सके। क्यों? थर्मल कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, बाढ़ लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, फिर भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। क्यों? सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है और बाढ़ पूरे टूट जाते हैं। और इतने हमारे ह्यूमन रिसोर्स तो है नहीं कि एक एक कदम पर बीएसएफ को तैनात कर दें। नदी है, नाले हैं, झीलें हैं, जंगल है, पहाड़ी है, दुर्गम एरियाज है। तो करना क्या है, ऐसी चोटी पर ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे आप कब्जा कीजिए कि जिसकी वजह से आप निगरानी रख सके। और ये होता रहा है, 65 की वार में हमने कैप्चर किया, बिल्कुल कर सकते हैं। चाइना के साथ जो हमारा चल रहा था वहाँ पे फेस ऑफ, हमने वहाँ पे एक पॉइंट कैप्चर किया था रात में, हमारी स्काउट्स और बाकी सब वो सब मिलके। तो यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो भारत भी रिटेलिएट करे और भारत दिखाए कि देखो कराची का पोर्ट ब्लॉक कर देंगे, देखो मिसाइल स्ट्राइक कर देंगे, देखो हमारे रफाल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और अगर और एक्सपेंड करें तो और बढ़ सकता है, तुम्हारी ऐसी किसी भी फाइटर प्लेन की इतनी मारक क्षमता नहीं है। तो डिटरेंस एक तरफ होना चाहिए और रिटेलिएशन दूसरी तरफ। तीसरा, जो आतंकवादी इसमें शामिल हैं, अगर मोसाद चुन चुन के उनको मार सकती है, म्यूनिख के बाद मार सकती है, वर्ल्ड वार के बाद मार सकती है, तो हमें भी पाकिस्तान में घुस करके कोवर्ट ऑपरेशन करने चाहिए। बलूचिस्तान में हमें उनको डिस्टेबलाइज करना चाहिए, उनको हमें ऑफेंसिव स्ट्राइक करना चाहिए। हमें काउंटर डिफेंस नहीं करना, हमें काउंटर ऑफेंस नहीं करना, हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर वो और कश्मीर में हरकतें करती हैं तो बलूचिस्तान उनके हाथ से निकाल दो, आप इनस्टेबिलिटी वहाँ पे लेके आओ। अगर हमारी ये पॉलिसी नहीं रहेगी ना तो हम बस डिफेंस करते रहेंगे। पहली चीज़ तो फुल फ्लो वार होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों बहुत मुश्किल है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान को दोनों को लिमिटेशंस पता है। लिमिटेशन क्या है? पाकिस्तान लंबे समय तक युद्ध में भारत से जीत नहीं सकता। 7-8 दिन 10 दिन मैक्सिमम पाकिस्तान युद्ध में टिक सकता है भारत के सामने, उससे ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। भारत पाकिस्तान को दोनों को पता है कि न्यूक्लियर वार अंतिम वो है जो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे रहा है, अगर उसने न्यूक्लियर अटैक किया तो भारत के पास ट्रिनिटी है, हवा जमीन और पानी से स्ट्राइक कर सकता है। अरिहंत क्लास की हमारे पास सबमरीन भी है। तो पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा, हमारे 2-4 शहर खत्म होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएंगे, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर वार की संभावना लगभग ना के बराबर है, नहीं होगा वो। तो भारत पाकिस्तान क्या करेंगे? भारत स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान उसका काउंटर करेगा, भारत फिर से स्ट्राइक करेगा और साथ में डिटरेंस दिखाएगा कि अगर तुमने और बदमाशी की तो नेवी से भी अटैक करेंगे, एयरफोर्स को भी लगा देंगे। तो इस तरीके का डिटरेंस रोक सकता है और मध्यस्थता फिर करवा सकती है वर्ल्ड प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स। पाकिस्तान फुल फ्लेज वार नहीं चाहता, इंडिया भी फुल फ्लेज वार नहीं चाहता, लेकिन भारत को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हाँ बोलो भैया। सर ये यूक्रेन के मामले में भी लगता था कि रूस 7 दिन से ज्यादा नहीं चलने देगा युद्ध, है ना? पर 2 साल तो हो ही गए लगभग। अब जाके लगभग 1 महीने पहले जब ट्रम्प आए तब शांत हुआ मामला। तो अगर जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, मान लीजिए हो ही जाता है, सर आपको नहीं लगता कि ये बांग्लादेश जैसे लोग, चाइना और टर्की जैसे लोग जो सपोर्ट में आ रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं, है ना? तो इनका सपोर्ट पाके आपको एक ये बात जो है बताता हूँ, बच्चा आपका जी सर। सवाल बड़ा अच्छा था, मैं समझ गया। सवाल एक्चुअली बहुत अच्छा था, इसका थोड़ा एनालिटिकल सोचो। क्या यूक्रेन रूस के सामने वाकई में 7 दिन से ज़्यादा टिक पाता? क्या यूरोप में यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है? वाकई में यूक्रेन लड़ रहा है? उसका जवाब है नहीं। यूक्रेन 2 दिन में खत्म हो गया था, ढह गया था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बिल्डिंग में भी उनके पैराट्रूपर्स आ गए थे, जेलेंस्की को पकड़ के ले जा रहे थे, और जेलेंस्की बच गए, किस्मत अच्छी थी, भाग गए थे एंड टाइम में। यूक्रेन 2 दिन से ज़्यादा टिकता नहीं। एक्चुअली यूक्रेन की जगह लड़ रहा है पूरा यूरोप, पूरा नाटो, एक आध कंट्री टर्की जैसे लोगों को छोड़ करके। यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, नाटो भी लड़ रहा है, यूरोप भी लड़ रहा है। $100 बिलियन की मदद तब तक हो चुकी है, न मालूम कितने हथियार भेज चुके हैं। इसलिए तो ट्रम्प कह रहा है भैया $100 बिलियन $200 बिलियन तुमने ले लिया और हमें तुम मिनरल तो दो कम से कम। पाकिस्तान के समर्थन में खुल करके कोई राष्ट्र इस तरह से नहीं आएगा। आपको लगता है चीन पाकिस्तान के लिए आएगा? जब उसने 65 में नहीं मदद किया, 71 में नहीं आया, अभी आएगा? अगर चीन आएगा तो भारत के समर्थन में अमेरिका फिर आएगा, फिर तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ऐसा है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, यूक्रेन के साथ यूरोप और नाटो के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट शामिल है। सबको पता है अगर यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो यूरोप की जो बाउंड्री लाइन है सिक्योरिटी की वो टूट जाएगी, तो यूरोप की बाकी भी किसी कंट्री पे कभी भी हमला हो सकता है। तो यूरोप खुद को बड़ा असुरक्षित और असहज महसूस कर रहा है रूस के आक्रमण की वजह से। पाकिस्तान पे आक्रमण 4 बार युद्ध हम लड़ चुके हैं, पाकिस्तान पे आक्रमण होगा तो कौन असुरक्षित महसूस करेगा? ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान के बगल में यूरोप के 10 कंट्रीज 20 कंट्रीज बसी हुई है जिनको इंडिया धमकाता है। पाकिस्तान के पड़ोस में जितने कंट्रीज हैं, चाइना छोड़ दो, चाइना एक डिफरेंट चीज़ है ना, चाइना पाकिस्तान का पड़ोसी नहीं बल्कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है, सैटेलाइट कंट्री मानता हूँ मैं उसको। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बगल में बाकी जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है,
वो सब हमारे शानदार मित्र हैं। पाकिस्तान के जितने भी आसपास फार नेबरहुड हैं, डिस्टेंट नेबरहुड हैं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। किसी को सुरक्षा नहीं होती है। बात समझ रहे हो? पाकिस्तान के बर्बाद होने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, पूरी दुनिया खुश होगी उल्टी। ठीक है, डोंट वरी। एक पॉइंट और सर, जैसे अभी ये यूनुस ने जो है बांग्लादेश से बोला कि जो है जब इंडिया जो है पाकिस्तान के उसमें वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहा होगा तो हम इधर ये चिकन कॉरिडोर रोक के इधर पे अरे मतलब भैया वो पढ़ा, अरे वो पढ़ा पहले जी, यूनुस खान ने नहीं बोला? एक कोई आर्मी वगैरह में आदमी था, स्ट्रेटेजिक मामलों का थोड़ा बहुत समझ रखता है, यूनुस को बाद में कभी सलाह दिया था किसी मुद्दे पे, उसने बोला है। तो पहली चीज़ तो ये है, किसी एक कमेटी का अध्यक्ष था, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया। भारत में ढेर सारे ऐसी थिंक टैंक और ऑर्गेनाइजेशन है जो रोज कहती हैं कि चाइना में ना क्या करो, आइडियोलॉजिकल वार छिड़वा दो। अमेरिका में ढेर सारे थिंक टैंक क्या कहते हैं, चाइना को मिलिट्री से हराने की जरूरत नहीं है। जैसे रूस को आइडियोलॉजिकली आपने बर्बाद कर दिया, पेरेस्ट्रोइका ग्लास नोया आया और रूस जो है, सोवियत संघ जो है आइडियोलॉजिकली बिखर गया, खत्म हो गया। ऐसे चीन में भी आप डेमोक्रेसी का विचारधारा ऐसा बहाओ कि चीन में अपने आप स्वतः स्फूर्त सोमोटो आंदोलन छिड़ जाए और चीन खत्म हो जाए। अरे भैया उनके कहने से क्या होता है? जी सर। ऐसे नहीं होता। भारत के साथ सलामी स्लाइसिंग करेंगे, भारत को 100 ब्लड क्या है वो कट देंगे, जो अयूब खोल बोलते थे वहाँ पे, पाकिस्तान के जो जनरल थे अयूब खान, जनरल अयूब खान। लेकिन क्या भारत के 100 जख्म दे पाए? क्या भारत की सलामी स्लाइसिंग हो पाई? नहीं ना। कैसे होता है कि इंडिविजुअली मैं मानता हूँ, कोई आइडियोलॉजी दे देता हूँ, कोई फालतू की आइडियोलॉजी दे देता हूँ कि ऐसा करोगे ना तो पाकिस्तान अपने आप बस ऐसे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसका कोई मतलब है क्या? वो स्टेट पॉलिसी नहीं हो सकती, बांग्लादेश की पॉलिसी हो ही नहीं सकती। जिस दिन बांग्लादेश ऐसा करेगा, बांग्लादेश पूरा घिरा हुआ है, खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। कितना देर लगेगा मारने में उनको? छोड़ दो बकवास। अमेरिका के खिलाफ कितने थिंक टैंक काम करते हैं, चलते रहते हैं। हाँ क्या सूरज, आवाज नहीं आ रही? सर मैं तो चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश कुछ ऐसी डेवलपमेंट करे और हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर थोड़ा चौड़ा हो। हाँ कहना और करना बड़ा आसान होता है। ये 23 लाख की फौज, इतने पैरामिलिट्री, हम जैसे भारतीय, मैंने तो अभी एक दोस्त को मैं बोल रहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ वार होता है तो मैं तो टेरिटोरियल आर्मी में जाऊंगा भैया, मैं तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मिलिट्री को सपोर्ट जो भी हो सकता है मैं करूंगा, सोमोटो मैं करूंगा जाके। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आएंगे। सर ऐसा पॉसिबल होता है क्या? युद्ध की स्थिति में टेरिटोरियल आर्मी में जो लोग हैं वो, या ह्यूमन जो नॉर्मल जो सिटीजन है वो डिफेंस फोर्सेस को हेल्प करने के लिए जाएंगे, जा सकते हैं। हर वार में ऐसा हुआ है। 65 की वार में आप देखिए, 62 की वार में आरएसएस के कैडर्स गए थे हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पे। तो मिलिट्री के साथ नहीं है, बल्कि नीचे उनको रसद सप्लाई करना है, उनको और हेल्प करना है, मेडिकल सर्विसेज करनी है, वो सब करने तो जा सकते हैं ना हम लोग। अगर ये तो होता है तो मैं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। सर ये इजराइल और रूस के जो युद्ध अपराध है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इजराइल और रूस के युद्ध अपराध, रूस के, इसके बारे में मैं एक ही चीज सोचता हूँ, ऐसे युद्ध अपराध हजारों साल से होते आए हैं। मानव सभ्यता ही युद्ध की सभ्यता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ वॉर। इंसानी सभ्यता का विकास और विनाश दोनों युद्धों की वजह से हुआ है। जितने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ वो कभी नहीं हुए, जितने विनाश उस समय हुए उतने कभी नहीं हुए। आने वाले समय में भी युद्ध होते रहेंगे, युद्ध अपराध होते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ को सजा मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी, ऐसी चलती रहेगी दुनिया। जब तक मनुष्य है तब तक युद्ध है। मनुष्य और युद्ध एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक। युद्ध नहीं तो मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं तो युद्ध नहीं। कोई विश्व शांति कभी नहीं आने वाली। मुझे इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं, विश्व शांति तो कभी नहीं होगी। ठीक है, डोंट वरी। आदर्शवाद यूटोपिया में नहीं जीता। बोलो भैया, शुरुआत में बोला है, देख लेना। हाँ सूरज, परसेप्शन का गेम सर, युद्ध अपराध परसेप्शन का गेम है। कौन मान लो है भी, एक के लिए युद्ध अपराधी है, दूसरे के लिए वो वार हीरो है, मान लो है तो क्या, चलता रहेगा। वार हीरो और युद्ध अपराधी तो एक सिक्के के दो पहलू है ना, उसमें क्या है। लेकिन सर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की अनदेखी हो रही है ना उनके द्वारा। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं काहे की अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं? जिसके वेस्टेड आईसीजे वगैरह, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई। चीन ने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी जो है ना, लॉ ऑफ सी अनक्लॉज, उसके कानून को नहीं मानते। आईसीजे जाए भाड़ में, फिनलैंड जीत गया, चाइना हार गया, लेकिन चाइना ने कभी अटेंड ही नहीं किया। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिनको कुछ राष्ट्रों ने बनाया है, उनके ही फैसले को लोग नहीं मानते। ठीक है, अमेरिका ने कहा कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज कोई बकवास फैसला देंगे तो मैं हेग पे आक्रमण कर दूंगा, ट्रंप ने बोला था। काहे का भाई कानून, काहे की अदालत? माइट इज राइट इज ऑलवेज ट्रू, है ना, वो छोड़ दो। सर हमने भी इंडस वाटर ट्रीटी, अभी इंडस वाटर ट्रीटी में सोचो, इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान ने बदमाशी की,
न्यूट्रल एक्सपर्ट को नहीं अपॉइंट करने दी, मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हुए, उसमें से 1 साल में निकल गया पाकिस्तान बाहर। पाकिस्तान ने जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट में अपील कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी में। इंडिया ने जो रीनेगोशिएशन वगैरह का नोटिस दिया। भारत ने कहा हम आईसीजे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पहले आपको न्यूट्रल एक्सपर्ट के देख-रेख में आपको फैसले का इंतजार करना चाहिए था। आपने बायकॉट किया है, आपने बाईपास किया है मैकेनिज्म को, तो मैं भी आईसीजे में नहीं जाऊँगा। भारत ने कहा हम तुम्हारे फैसले को नहीं मानेंगे। और भारत इतना ताकतवर हो जाए कि आईसीजे के फैसले क्यों मानना? वहाँ मानेंगे जहाँ हमारी सुविधा होगी। कानून हमारे लिए है भैया, हम कानून के लिए थोड़ी है। इंडिया वैसे भी कानून सम्मत, कानून को मानने वाला, इंटरनेशनल लॉज को मानने वाला राष्ट्र है। वैसे हमने बांग्लादेश को लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में इतना दे दिया ज़मीन, वैसे ही हमने समुद्र का इतना बड़ा मरीन एरिया दे दिया, वैसे हमने कच्छदीवू आइलैंड दे दिया श्रीलंका को, वैसे ही पाकिस्तान को हमने इतना बड़ा हिस्सा दे दिया, $8 करोड़ दे दिए इंडस वाटर ट्रीटी में उनको डैम बनाने के लिए, और तब तक हम उनको पानी देते रहे फ्री, जब तक उनका डैम नहीं बन गया। अपने हिस्से का पानी देते रहे। इंडिया से बड़ा सहिष्णु राष्ट्र आप दिखाओ एक भी, इससे ज़्यादा लिबरल ट्रीटी आप दिखाओ। और वो कह रहे हैं डैम पे हमारे बम फेंक देंगे, तो हम उनके घर पे नहीं बम फेंक देंगे क्या? भारत सहिष्णु हो सकता है, भारत उदार हो सकता है, लेकिन भारत बेवकूफ़ नहीं हो सकता ना। इसके नागरिक बेवकूफ़ नहीं है ना। हम जैसे लोग बैठे रहेंगे क्या? देश विनाश होगा, बर्बाद होगा, और कोई मगध आकर के, कोई बकवास आकर के आक्रमण करेगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? अपनी जान दे देंगे देश के लिए? तो ये छोड़ दो। 150 अरब के जो लोग हैं, अगर मान लो 10-20 करोड़ नालायक भी निकल जाते हैं, तो भी 125 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग जान दे देंगे अपनी। उसकी समस्या नहीं। देश फिर से गुलाम जल नहीं रोका जाना पूरी तरह से प्रैक्टिकल है? क्या कह रहे हो? कहाँ तक? क्या ये जो सिंधु का जल रोका जाना, ये कहाँ तक तुमने मेरा practical इंडस वाटर वाला एस्से का डिस्कशन देखा है? है? अगर उसको नहीं देख लोगे तो ये सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। बहुत उसको लॉजिकली मैंने डिस्कस किया है, बहुत रिसर्च करके डिस्कस किया है, बहुत अच्छे आर्गूमेंट भी हैं और फैक्ट भी बहुत अच्छा है, उसको देख लेना। बहुत लोगों ने उसको अच्छा देखा है, देख लीजिएगा। चलो भैया, ठीक है, जी। चलो, जय हिंद की सेना। कुछ होगा तो सवाल का जवाब, हाँ, सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सा? हेलो सर, ये बताइए कि अगले साल के लिए मैं इस बैच को ले लूं, मैं इसका तब तक प्रैक्टिस करता रहूं। अब इस सवाल का जवाब ये है, अपने विजडम का, अपने विवेक का परिचय दीजिए एक बार अच्छे से। कोर्स के फीचर्स सब कुछ आप देखिए, पढ़िए। 7 दिन तक लेना है तो ले लीजिए। आपको पता है इस इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है, 7 दिन तक नहीं समझ में आता है तो दे 100% रिफंड यू। लेना है ले लीजिए। मैं इसके लिए आह्वान नहीं करता, किसी को भी एंडोर्स नहीं करता, ठीक है। आप चाहिए, आपको उपयोगी लगता है तो ले लीजिए, लेने के बाद भी नहीं समझ में आता रिफंड ले लीजिए आप, ठीक है। इंस्टीट्यूट वाले इस पॉलिसी को हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ओके भैया, चलो, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये सब कुछ, हाँ, चलो, शुभ रात्रि, बाय बाय।